तो आज बाजार पर तो नजर होगी ही कहीं न कहीं, क्योंकि एक्सपायरी भी है वीकली। लेकिन नजर सभी की होगी, तमाम बाजार से जुड़े लोग, कॉरपोरेट्स, इंडस्ट्री, पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स, वानखेड़े स्टेडियम पर 12 साल पुरानी यादें हैं, जहां पर श्रीलंका से टक्कर हुई थी फाइनल में। भारत ने वर्ल्ड कप उठाया था और आज फिर उन्हीं मोमेंट्स को रीलीव करने के लिए हम कहेंगे कि आज फिर से टीम इंडिया मैदान में उतरेगी और कहीं ना कहीं नजर इस बात पर भी होगी कि इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल की जो सीट है उसको पक्की कर ली जाए। हालांकि सेमीफाइनल में पहुंचने को लेकर कोई रोड़े बहुत नहीं है, लेकिन आज अगर 7वां मैच भारत जीत जाता है तो पॉइंट के लिहाज से बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा, कोई उस पर शको सुबह नहीं रह जाएगा। अजय, अब चूंकि मुंबई मैच हो रहा है तो पूछना लाजमी है आपसे, क्या आप मैच देखने जा रहे हैं और कितने उत्साहित हैं आप? आपकी भी यादें होंगी 2011 के वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई। बिल्कुल, क्यों नहीं। ये बहुत ही हिस्टोरिक डे था कि हम भूल कह सकते हैं। हम तो यहीं पे थे ईटी नाउ में, हम लोगों ने बहुत मज़े उड़ाए थे और देखे भी थे मैच। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, बहुत उत्साह है लोगों में। मेरे को 4 फ़ोन आ चुके हैं कि जुगाड़ करा दीजिए प्लीज़ टिकट का, क्योंकि टिकट मिल नहीं रहे, हाउसफुल जा रहा है। जो स्टैंड्स का टिकट है ना, 1500 रुपये का है वो, और वो ही पूरा फुल हो चुका है। तो आप समझ लीजिए कि एक, अगर मैं मार्केट की भाषा में बताऊं, कि ये 100 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो गया है इशू। तो इस समय हम लोग खैर ऑफकोर्स टीवी पर ही देख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल मैच को देखने का और स्टेडियम को देखने का मज़ा कुछ और ही होता है, और उसमें लोग लगे पड़े हैं। डिम्पी भी आ चुके हैं। डिम्पी तो आज ट्रैफिक में थोड़ा फंस गए थे, लेकिन मैच तो देखेंगे ही शाम को दिल्ली से भी आप। बट ये बता दूं मैं आपको अभिषेक, क्योंकि आप काफ़ी क्लोजली फॉलो करते हैं, कि इंडिया का जो चार्ट है वो एकदम एक चैनल में जो है ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आउट परफॉर्म करता हुआ स्टॉक है। कितनी प्रोबेबिलिटी आप असाइन करें, कितने चांसेस? अगर आपको कॉल ऑप्शन लेने हो तो आप कौन सी टीम का लेंगे? और मुनाफे का अगर ऑप्शन लेना हो तो आप बिल्कुल ले लीजिए सारे के सारे सारे के सारे आप कॉल ले लीजिए, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि आप देखिए, फॉर्म तो लाजवाब है ही टीम इंडिया का, मोमेंटम बहुत अच्छा बना हुआ है। मतलब अच्छी अच्छी टीमों का हरा क्या है, आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, आपने पाकिस्तान को हराया, तो आपके कॉन्फिडेंस अप है। अब यहाँ से 2-3 मैच बचे, वो सारे के सारे लीग मैचेस जीत के उम्मीद करेंगे कि सेमीफाइनल में पहुंचेंगे और वर्ल्ड कप भी उठाएंगे। एक और चीज़, मैंने तो वानखेड़े में बहुत सारे मैचेस देखे हैं और वहाँ पर ना सचिन खेल रहे हो नहीं खेल रहे हो फर्क नहीं पड़ता है, सचिन सचिन के नारे लगते हैं। और कल सचिन की वहाँ पर एक मूर्ति भी लगाई गई है, उस प्रतिमा का अनावरण खुद सचिन ने किया है। तो उसको लेकर भी थोड़े फैंस जो है ना, उसको लेकर थोड़े उत्साह में होंगे, जोश में जरूर होंगे आज भी। जी हाँ, बात तो आपने सही कही। तो मूड और माहौल बहुत बढ़िया है इस समय मुंबई में, और वानखेड़े बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास ही है, तो ज़रा बाजार की बातें कर लें। इनफैक्ट मूड माहौल की बात करें तो आज ओवरसीज मार्केट से भी बहुत बढ़िया मूड वो खुश कर देने वाले क्यूज आ रहे हैं। फेड की मीट को लेके, ब्याज दरों में फैसले को लेके बाजार चिंतित भी नहीं था और बहुत उत्साहित भी नहीं था, कॉशियस था। और आप देखें, जो कल फैसला आया है फेड का, दूसरी बार हमने एक स्थिरता देखी है, होल्ड किया गया है रेट। कमेंट्री की तरफ जाएं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। हम आपको कई दिन से बता रहे थे साहब कमेंट्री पे ध्यान दीजिएगा। तो 2-3 बातें निकल के आई हैं मोटे तौर पे, जो इंडियन इन्वेस्टर के लिए, इंडियन ट्रेडर के लिए काम की हैं। एक बात तो ये कि उन्होंने यूएस इकोनॉमी का आउटलुक बढ़ाया है। उन्होंने यूएस इकोनॉमी के बारे में पॉजिटिव बात की है, जो बाजार को पसंद आई है, कि मतलब क्रैश लैंडिंग नहीं हो रही है। इतनी 11 रेट हाइक के बाद भी क्रैश लैंडिंग नहीं हो रही है यूएस मार्केट की। ये दुनिया के लिए एक अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने टेबल पे ये पॉसिबिलिटी छोड़ी है कि जिस तेजी से हमें काबू में लाना था इन्फ्लेशन को, उस तेजी में नहीं आ रहा है, डेटा डिपेंडेंट रहेंगे, और पॉसिबिलिटी छोड़ी है अभी भी ओपन। लेकिन मैं आपको बताऊं क्यों बाजार ने उस पॉसिबिलिटी को भी पॉजिटिवली लिया। कल यूएस बॉन्ड डील नरमी के साथ बंद हुई है। डॉलर इंडेक्स भी 106 के आसपास स्थिर है, वहां से और फर्दर रैली नहीं कर रहा है। हालांकि फेड ने यूएस बॉन्ड डील के ऊपर भी चिंता जताई है, लेकिन उस कमेंट्री के बाद नरमी दिखाई दी, जो बाजार के लिए अच्छी बात है। तो देखना ये होगा कि कल तो ऑफकोर्स हमने देखा यूएस मार्केट में अच्छी तेजी है, आज एशिया में अच्छी तेजी है। देखना ये होगा कि यहां से दिसंबर के बीच में जो नेक्स्ट मीट है, इन्फ्लेशन के आंकड़े कैसे आते हैं, तो बाजार उस पर नजर बना के रहेगा। लेकिन हाल में तो मूड और माहौल ठीक ठाक नजर किया है फेड मीट के बाद। बात तो सिर्फ ग्लोबल की हुई है कि आप ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया को भी इसमें कनेक्ट कर रहे थे, लेकिन मैं अगर सिर्फ खालस देसी अंदाज में आपसे पूछूं कि भारत में इस समय सिचुएशन क्या है,
ये हम बिल्कुल बॉटम पे हैं, एफआईएस का भी बॉटम है और मार्केट का भी बॉटम है। आपको ऐसा लग रहा है क्या? अब अपनी फीलिंग बताइएगा, डाटा वाटा को सब छोड़ दीजिए, वो तो सब बात की बात है। देखिए, कल का अगर आप बाजार का रुख देखें तो हमने कुछ खास बाजार में हुआ नहीं, एक रेंज में अटक सा गया है बाजार। निफ्टी जो है 100 पॉइंट नीचे घट के बंद हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी को देखिए, आप कह सकते हैं कि निफ्टी चलिए 19,000 पे, 19,990 को मैं 19,000 ही पकड़ के रखूंगा। तो ये जो रेंज है, हमने 18,800 के आसपास का लेवल पिछले हफ्ते टच किया था, उसकी तरफ हम चले गए। 2.5 दिन की तेजी के बाद हॉल्ट आया 2 दिन, इनफैक्ट नरमी आई, लेकिन बैंक निफ्टी एकदम कड़क है, फ्लैट बंद हुआ है। 42,700 पे हम खुले थे गैप डाउन के बाद, आज भी वहीं खुलेंगे। तो आज के गैप अप के बाद पहला आधा घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्या हम इन लास्ट 2 दिन की नरमी को पुल बैक कर लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं, या हम इसके ऊपर बिल्ड अपॉन करते हैं? इस नरमी पे बिल्ड अपॉन करेंगे तो प्रीवियस लोज टच होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जा सकते हैं वहाँ पे। वैसे भी जब हम 18,800 के आसपास आ गए थे तो 18,400, 18,200 के नारे लगने लगे थे। वो नारे पूरी तरह ठंडे नहीं हुए, अभी वो नारे अभी भी ओपन है, शॉर्ट पोजीशन ओपन है। लेकिन जो आपने पॉइंट कहा ना कि एफआईएस की बहुत बड़ी शॉर्ट पोजीशन अभी भी बनी हुई है सिस्टम में, ये शायद सपोर्ट करेगी। जैसे ही हम घटेंगे तो कवर करने के लिए ये पोजीशन बनेंगी, तो नज़र बना के रखिए। आईटी पे नज़र रखिएगा। आईटी आज जो है स्पॉइल्ड स्पोर्ट प्ले कर सकता है। क्यों? क्योंकि कॉग्निजेंट की जो कमेंट्री आई है वो एक थोड़ा दबाव डाल सकती है। उन्होंने ये बात बोली है कि आगे चल के Q3 में भी डील्स का मामला नरम रह सकता है। तो आईटी का ये देखिए, डेज लो में बंद हुई थी आईटी इंडेक्स, तो अगर कॉग्निजेंट की कमेंट्री का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा तो बाजार पे एडिशनल जोर पड़ सकता है। लेकिन आज तो गैप अप की तरफ हम देख रहे हैं। ऑटो में भी कल अगर आप देखें तो नंबर अच्छे आए हैं, स्टॉक्स मिक्स थे लेकिन सेल्स के नंबर अच्छे आए, तो वहां से शायद इंडेक्स को सहारा मिले। रिलायंस की तरफ से कच्चा पक्का चल रहा है, 2 दिन ठीक 2 दिन नरम, 2 दिन ठीक 2 दिन नरम, एक ट्रेंड नहीं बना सकते। तो आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट होगा मेरे हिसाब से। आईटी, बैंक और रिलायंस में खींचातानी होगी। देखना ये होगा, जो पहले आधे पौन घंटे मुझे लगता है तस्वीर थोड़ी साफ होगी कि हम रिकवरी की तरफ हैं या हम वापस प्रीवियस लोज के डायरेक्शन में देख रहे हैं। लेकिन अगर हम एफएनओ की डेटा की बात करें तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में किस तरह के संकेत दिख रहे हैं डिम्पी? देखिए अजय, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस समय ग्लोबल और एफआईएस को ही हम ज़्यादा देख रहे हैं। ग्लोबल को ऑलरेडी अभी आपने टच अपॉन करके बता दिया कि इस समय की सिचुएशन क्या है, फेड क्या सोच रहा है। मैं थोड़ा एफआईएस वाला पॉइंट और जो डेरिवेटिव्स का डाटा है वो आपके सामने रखता हूँ। देखिए, आप 13% कल थी और कल करीब 1% और जुड़ा है, 14.5% के लॉन्ग पोजीशंस हैं। बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इस समय रिक्वायरमेंट 5% की बढ़ने की है, वो अभी नहीं आ रही है। तो मार्केट क्या करेगा, आपके गिरने को धीरे धीरे करके रोकेगा। कल अगर आप सारा वॉल्यूम बेस चेक कर रहे होंगे ना, तो बाजार वॉल्यूम के साथ नहीं टूट रहा था। कल आप देखें तो 4% का ओपन इंटरेस्ट में बदलाव था, निफ्टी के अंदर है। बैंक निफ्टी में तो इससे भी कम हुआ है, क्योंकि बैंक निफ्टी का सीधा सरोकार फेड की बैठक से हो जाता है। तो इसलिए आप देखेंगे कल वापस से शॉर्टिंग हुई है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, इस जगह पर आके एफआईज अगर अपना माल और बेचना कम कर दें, सिर्फ रुके रहें, तो क्या आप धीरे धीरे करके नीचे आएंगे। और अगर थोड़ी भी बाइंग आ जाए ना, तो आपका काम बन जाएगा। मैं एफआईज को इंपॉर्टेंस इसलिए बार बार दे रहा हूं क्योंकि एफआईज का रोल इस समय बहुत क्रिटिकल हो जाता है। ये बीच में 2-5%, 10% ऊपर नीचे हो जाए, ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन लोस पे और हाईस पे यहाँ पर आके एफआईज की रोल की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आपको मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी दिखा देता हूँ, निफ्टी का स्क्रीन पे आ जाएगा। हालांकि 19,000 पे साइकोलॉजिकल लेवल है, जैसे हमने कल भी आपके सामने क्लियर किया था। टेक्निकली देखें तो 18,900 है। आज हम उसके दर्शन नहीं करेंगे क्योंकि गिफ्ट निफ्टी थोड़ा ठीक दिख रहा है और उम्मीद करते हैं कि 19,200 वाले रेजिस्टेंस को आज हिट करने के लिए पहुंचेंगे। अगर ये हिट करते हैं, इसको पार करते हैं, क्लोज करते हैं, तो बिलीव मी आप 200-250 पॉइंट की और शॉर्ट कवरिंग लेके आएंगे जो मार्केट के अंदर आ सकती है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट थोड़ा कम है, यानी कि उसका फोर्स तो है, लेकिन कल जब शॉर्टिंग हो रही थी बैंक निफ्टी के अंदर, कोई ज़्यादा एग्रेसिव के साथ तो नहीं हो रही थी। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि बैंक निफ्टी भी अपने एक सपोर्ट एरिया है जिसपे 42,500 हम कहते हैं, और निफ्टी का 19,000 के आसपास है। आज दोनों को गैप मिलेगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि गैप के बाद बाजार और चलता है या फिर रुक जाता है। मेरा सिर्फ इतना ही मानना है कि अगर बाजार जो गैप दे रहा है ना, इस गैप को मेंटेन भी कर ले तो आप बहुत बड़ा युद्ध जीत जाएंगे और आपका एक बेस तैयार हो जाएगा, और आप फिर तसल्ली से अपने बेस को प्रोटेक्ट करने में थोड़ा समय दीजिएगा, फिर बाजार चलेगा। खैर, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। 42,000
42,500, 42,300, हम 300 के दर्शन नहीं करेंगे, 42,500 के भी नहीं होने चाहिए। और अगर इस बार हमने 43,000 को पार कर दिया जो गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग दिख रहा है और टिका दिया, तो आप फिर से 300 पॉइंट के लिए और रास्ता खोलेंगे। यानी कि आज लेवल्स को टिकाना है, कल फिर नए लेवल्स को ऊपर के दिखाना है। ये कुछ मार्केट के अंदर ऐसा चल रहा है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा हल्के हाथ से काम कीजिए। बाजार के अंदर विक्स और पीसीआर भी ये अलाउ नहीं कर रहा है कि आप भर भर के सौदे लीजिए, आप थोड़ा थोड़ा ट्रेड लीजिए। इस अपॉर्चुनिटी को लॉस्ट मत कीजिए, ट्रेड लीजिए बट हल्के हाथ से लीजिए। ठीक है, ट्रेड लेने हैं लेकिन पोजीशन थोड़ी सी हल्की रखनी है। तो डिम्पी, आपके लिस्ट में आज 2 शेयर कौन से होंगे, कहां पर कन्विक्शन लग रहा है आपको? बिल्कुल, मैं आपको दोनों शेयर बता देता हूँ। एक पॉइंट मेरे से मिस हो गया, जो ऑप्शंस से ट्रेड करते हैं। ऑप्शंस अगर आपको लेनी है ना, आप खोल के लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉल्स भर भर के लेने आप लो, लेकिन आप ना नियर बाय की एक्सपायरी की मत लेना। जैसे आज की एक्सपायरी है तो आज का मत लो, आपको ना टाइम चाहिए मार्केट को हील होने के लिए, इसलिए मंथली वाली एक्सपायरीज के अंदर आप जाके ऑप्शंस का ट्रेड लेना। अब आपने 2 स्टॉक्स पूछे हैं अभिषेक, तो मैं दोनों के नाम बताता हूँ। पहला है जी एंटरटेनमेंट। एक बार हमने वो आपको पहले भी नोटिस कराया था, ये 300 के आसपास से फिसला हुआ शेयर है, 250 तक गया, वहाँ से स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया। चार्ट देखेंगे आपको तुरंत पता लग जाएगा, इसने अपने 200 दिनों के एवरेज पे ही सीधा सपोर्ट लिया और वहाँ से कल स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिखाया। कल का भी आप इंट्राडे चार्ट दिखाना चाहें तो वो भी दिखा सकते हैं। ये एक एरिया है जिसको हम कहते हैं रिस्पेक्टफुल एरिया। इस जगह पर आके अपनी पोजीशंस आप रखेंगे तो पहला टारगेट कम से कम 300 आ जाना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग दोनों का कॉम्बिनेशन आपको इसके अंदर दिखेगा और स्ट्रॉन्ग पुल बैक वाला शेयर है। दूसरा शेयर जो आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पर वो होगा BPCL। आप इस पर भी ध्यान रखिए। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ये एक दिन का ट्रेड नहीं है, मैं फिर से क्लियर कर दूं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को आपको थोड़ा रखना होगा, कम से कम 1 क्वार्टर आप रख लीजिए। आप बिलीव करेंगे आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। आप HPCL, BPCL और IOC तीनों का चार्ट देखेंगे ना, तो 200 दिनों के एवरेज के ऊपर आके ट्रेड करना BPCL ने शुरू कर दिया। और नीचे की आप जो येलो कलर की लाइन देख पा रहे हैं, इसका स्ट्रॉन्ग बेस है। देखिए इस समय होता क्या है ना, आपका अगर 200 दिनों के एवरेज मानते हैं, जिसको इन्वेस्टर एवरेज कहते हैं, उसके ऊपर कोई भी शेयर आने से उसमें ताकत और बल आ जाता है। तो इसमें बल आ चुका है BPCL के अंदर और उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे पैसे बना के देगा। एक दिन नहीं, कम से कम 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि नवंबर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट रखें, बहुत बढ़िया आपको अच्छे से रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है ये। और अपने पैनलिस्ट को भी शामिल करते हैं अपनी बातचीत में। ट्रेड की बातचीत, बाजार की बातचीत। किरण जानी, मितेश पंचाल, रत्नेश गोयल और जय पटेल हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है ईटीएन ऑफ स्वदेश पे। किरण, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या व्यू बन रहा है? 2 दिन ठीक है, 2 दिन कमजोर। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल जिस तरह का मार्केट हम देख रहे हैं कि फेड की पॉलिसी के लिए सब कॉशियस है, वहां से क्लियर कट गाइडेंस के साथ पॉलिसी आई है कि चांसेस है कि दिसंबर मंथ में वो लोग रेट हाइक करेंगे। अब कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर में इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, तो चांसेस है कि वहां से जो रेट हाइक करने की बात है वो थोड़ी सॉफ्टन हो और मार्केट को पसंद आए और मार्केट ऊपर जाए। ओवरऑल डेरिवेटिव्स के डेटा भी आप देखोगे तो कल हमने देखा है कि पहली बार काफी दिनों के बाद लॉन्ग बिल्टअप हुआ है इंडेक्स के अंदर 5000 कॉन्ट्रैक्ट में। और कहीं ना कहीं जिस तरह से हम टेक्निकली और पीसीआर रेशियो के चलते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी में ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो डीप में बाय करने की सलाह रहेगी। लेवल वाइज अगर हम बात करें तो 19,000 से 19,100 एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा, जबकि नीचे में 18,900 18,800 एक सपोर्ट जोन रहेगा। तो कोई भी डिप आता है या 19,000 के आसपास कोई गैप अप होता है तो मेरे हिसाब से लॉन्ग करके जाना चाहिए। ओवरऑल जो टारगेट हम देख रहे हैं वो 19,200 का, एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू में बात कर रहा हूँ 19,200, और जैसे ही 19,200 क्रॉस होगा तो फिर वहां से एक अच्छी रैली हमें देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल वैसे तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी। नीचे में भी अगर हमें 18,940 के आसपास भी मिलता है या तो 19,000 के ऊपर भी मिलता है तो लॉन्ग करके जाना चाहिए 19,200 के टारगेट के लिए। अब वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं टेक्निकली वीकनेस है, लेकिन आप अंदर के स्टॉक्स देखोगे तो कल हमने देखा था HDFC बैंक में, कोटक बैंक में एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है, तो कहीं ना कहीं लार्ज कैप बैंक आज बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर सकती है। तो बैंक निफ्टी में भी 42,500 के आसपास कोई गैप डाउन मिलता है या कोई लेवल आते हैं तो डेफिनेटली लॉन्ग करने चाहिए। 43,000 तक के हमारे टारगेट रहेंगे, 42 to 40 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो दोनों इंडाइसेस में हमारा व्यू बाय ही रहेगा। ओके मितेश, आप बताइए आपके क्या ट्रेडिंग आइडियाज हैं इस समय? 2 ट्रेडिंग आइडिया सिलेक्ट किए हैं। गुड मॉर्निंग पैनलिस्ट। पहला है ये अगर आप ये एक्सप्लेन को देखेंगे तो 3600 के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन और ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिला है। आपका आवाज ठीक से साफ नहीं आ रही है, मैं आपके पास वापस आता हूं।
ठीक करके अपने ऑडियो इशू को। रत्नेश, आप बताइए, आपके क्या ट्रेडिंग आइडियाज दिख रहे हैं? गुड मॉर्निंग अजय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात। दोनों मिड कैप से थोड़ा सा बाइंग आइडिया ही रहेंगे, क्योंकि मिड कैप में अभी थोड़ा सा स्ट्रेंथ ऐसा लग रहा है, कुछ चुनिंदा मिड कैप में थोड़ा सा स्ट्रेंथ बनी हुई। तो पहला एक रहेगा सीडीएसएल। सीडीएसएल में तो क्लियर कट एक काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद में एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट है डेली, वीकली, मंथली सभी चार्टों पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीडीएसएल में इंटरडे के साथ साथ थोड़ा सा पोजिशनल भी बाय करा जा सकता है यहाँ पे। तो 1475 रुपए का एसएल रहेगा, और टारगेट जो मुझे दिखता है 1540 तक का दिखता है। वहीं पे गॉडफादर फिलिप दूसरा रहेगा। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि इसमें काफी अच्छा एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट बनते हुए नजर आ रहा है। इसमें जो रन अवे गैप बनी थी उसको भी अभी कंटिन्यू होल्ड कर रहा है, अपने 200 मूविंग एवरेज को भी होल्ड कर रहा है, और इंडाइसेस के साथ में ये थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है। तो गॉडफादर फिलिप में मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी तेजी यहाँ पे कंटिन्यू रह सकती है। 2325 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, और 2410 रुपए के टारगेट इसमें काटते हुए दिखते हैं। बढ़िया है। ये दो शेयर रत्नेश जी की तरफ से, गॉडफ्रे फिलिप्स का भी उसमें नाम है, और दूसरा शेयर है सीडीएसएल। इसमें मोमेंटम बनते हम देख भी रहे हैं। 1540 का टारगेट, 1500 रुपए को क्रॉस करके अब ये शेयर ट्रेड कर रहा है। जय, आपके लिस्ट में कौन से शेयर हैं, कहां पर आपको तेजी दिख रही है आज? तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा जो पहला शेयर रहेगा वो है ड्रीमफॉक्स सर्विसेज। ड्रीमफॉक्स पर मुझे लग रहा है काफी अपसाइड कल के सेशन में हमने देखा, जो प्रीवियस जो सेशन थे उसका जो गिरावट थी वो कंप्लीटली इरोड कर दिया, और अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा है काफी। कल के दिन में वॉल्यूम भी काफी बिल्डअप हुआ, तो मुझे लग रहा है ड्रीमफॉक्स पर एक बाय की सलाह रहेगी। कल दिन के हाई पर भी एंड हुआ, तो मुझे लग रहा है 531 539 वुड बी अ गुड टारगेट एट दिस पॉइंट। डेली चार्ट पर काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और 494 का स्टॉप लॉस रख के हम ये स्टॉक को बाय कर सकते हैं आज के दिन के लिए। और दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो है इंडस टावर। हमने देखा कल वोडाफोन आइडिया में भी काफी अच्छा कारोबार दिखाया, अराउंड 10% का अपसाइड दिखाया। सो इंडस टावर में भी कल थोड़ा वो इफेक्ट आया, 4 to 5% का अपसाइड दिखाया ये स्टॉक ने। सुपर ट्रेंड लाइन और कंजेशन जो मूविंग एवरेजेस का था उसके ऊपर चल रहा है, सो मुझे लग रहा है 180.6 से बाय कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 189.3 और स्टॉप लॉस रहेगा 174.8। इंडस टावर कल भी हमारे एक एक्सपर्ट ने हमको एक ट्रेड दिया था, कल क्लोजिंग में भी हमको एक बीटीएसटी के तौर पे मिला था। आज जय पटेल की लिस्ट में है। ड्रीमफॉक्स ऑलरेडी कई बार सुमित मूलचंदानी भी दे चुके हैं, आपकी लिस्ट में भी है। तो आज कैश के स्टॉक्स आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे, वापस से अपने स्क्रीन पर आप चेक कर रहे हो तो। किरण, आपके सौदे कौन से हैं आज के? हाँ, सो ओवरऑल जैसे इंडेक्स में हमारा बाय व्यू है, तो पहला है वो कोटक बैंक है। तो कोटक बैंक पे अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर रिवर्सल पैटर्न बनी है, फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला है, और मल्टीपल रेजिस्टेंस जो थे उसके ऊपर 1700 के ऊपर कहीं ना कहीं स्टॉक ने क्लोज दिया है। अगर आप आरएसआई मोमेंटम इंडिकेटर देखो तो वहाँ पे क्लियर कट 3 बार पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, जो काफी शार्प डाइवर्जन है। तो हमें लग रहा है कि कोटक बैंक में कहीं ना कहीं एक अपर साइड अच्छी खासी रेंज खुल सकती है। तो फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड हम 1720 के आसपास इसको लॉन्ग बाई दे रहे हैं, और ऊपर में 1750 तक के टारगेट देख रहे हैं। 1705 का स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे कोटक बैंक के अंदर। साथ ही साथ एक शॉर्ट कॉल भी है। मेटल पे हमने कल देखा था कि अच्छी खासी गिरावट आई है। अब जेएसडब्ल्यू स्टील देख लीजिए, आप जिंदाल स्टील एंड पावर देख लीजिए, मेजर 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अब डेली चार्ट के ऊपर जेएसडब्ल्यू स्टील आप देखोगे तो एक बेरिश फ्लैग पैटर्न हमें देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जेएसडब्ल्यू स्टील में या तो मेटल में गिरावट कंटिन्यू रह सकती है, और जैसे फेड की पॉलिसी भी आई है उसके बाद कमोडिटी प्राइसेस सॉफ्टन हुए। तो इसको देखते हुए लग रहा है कि जेएसडब्ल्यू स्टील 725 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हम शॉर्ट सेल की सलाह दे रहे हैं यहाँ पे। 705 का हमारा टारगेट रहेगा, इन 736 है तो स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो कोटक बाय एंड जेएसडब्ल्यू स्टील सेल। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक का आपके लिए बाय है, और इकलौता सेल जो अभी तक एक्सपर्ट्स ने दिया उसमें जेएसडब्ल्यू स्टील है। इकलौता सेल है ये, इसके अलावा और कोई अभी तक सेल कॉल नहीं आपको मिली है। अमूमन सब बाय कॉल्स मिली है। मितेश से जैसे हमारा संपर्क हो जाएगा हम उनकी भी ट्रेडिंग कॉल्स आपके सामने रख देंगे। लेकिन आज थोड़ी देर पहले अजय आपको बता रहे थे कि आईटी कंपनीज के लिए आज दिन काफ़ी अच्छा हो सकता है। मोमेंटम तो कल ही आना शुरू हो गया था जब हमने आपको एलटीआई माइंट्री भी बताया था। अजय, इसके पीछे बेस क्या है, या आप कॉग्निजेंट के डाटा को रीड करने के बाद बता रहे हैं कि आज आईटी का दिन अच्छा हो सकता है? अगर है तो उस डाटा में ऐसे खास क्या है, जरा बताएंगे आप? अगर आप आईटी को शॉर्ट करते हैं तो आपका दिन अच्छा हो सकता है, क्योंकि स्टॉक्स में नरमी आने की उम्मीद है। हुआ ये है कि कॉग्निजेंट का जो डेटा आया है, उन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस अपनी थर्ड क्वार्टर के बाद मिड टर्म में कम की है। यानी उन्हें ऐसा लगता है कि जो उनके क्लाइंट्स हैं जो आईटी स्पेंड करते हैं वो अभी भी खुल के डील्स नहीं दे रहे हैं। खैर,
पहली बार ये हुआ नहीं है। हमने आईटी रिजल्ट्स देखे ऑलरेडी, बहुत सारी एजेंसीज ने डिमांड एनवायरनमेंट को अभी भी कमज़ोर बताया है, लेकिन डिस्क्रेशनरी खर्चों में कटौती की बात कॉग्निजेंट ने इस समय जो की है 2 से 4% सीक्वेंशियल डिक्लाइन की बात की है डॉलर टर्म्स में। आप ये देखिए कि उनको अभी पिछले 9 महीने की कमजोरी के बाद भी यहाँ से फर्दर कमी दिख रही है डिस्क्रेशनरी स्पेंड्स में, यानी डील्स कम हो सकती हैं। ये गौर करने वाली बात है। अगर आपको लगता है कि ये डेटा बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाला है तो ऐसा नहीं है। लार्ज कंपनी और स्मॉल कंपनी, मिड कंपनी जो इंडिया में है वो एक अलग चाल चल रही हैं, लार्ज आईटी कंपनी अलग चाल चल रही हैं। लार्ज आईटी कंपनी तो कॉशियस हैं, कॉग्निजेंट की तर्ज पे ही कमेंट्री दे रही है लगभग, लेकिन मिड कैप आईटी कंपनीज हाई ग्रोथ की बात कर रही हैं। जैसे केपीआईटी ने 2 दिन पहले अपनी गाइडेंस बढ़ाई। तो लार्ज अगर आप आईटी कंपनी के ऊपर लॉन्ग ट्रेड करें तो सतर्क रहिए। इसका कॉग्निजेंट की कॉशियस कमेंट्री का उन पर दबाव बन सकता है, शॉर्ट आइडियाज ढूंढ सकते हैं आप उनमें। लेकिन मिड टियर कंपनी जहां पे हाई ग्रोथ है, अभी भी कॉग्निजेंट की गाइडेंस को देख के उनको शॉर्ट मत करने लगी है, क्योंकि वो अभी भी काफ़ी मजबूत स्पेंडिंग की बात कर रही हैं। अभी केपीआईटी ने 2 दिन पहले गाइडेंस बढ़ा दी। तो ये बात इंपॉर्टेंट है मिड और लार्ज कैप में, लेकिन लार्ज कैप में दबाव बन सकता है। और ये पॉइंट मैं आगे लेके जाना चाहूँगा एक बार ट्रेड के तौर पे मितेश के साथ। मितेश, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है मेरी? तो हाँ, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। मितेश, आईटी स्टॉक्स में, लार्ज आईटी स्टॉक्स में कहां पे आपको कमजोरी नजर आ रही है? जो कॉग्निजेंट की कॉशियस कमेंट्री से अगर मुझे कोई ट्रेड का आइडिया निकालना है शॉर्ट साइड पे, तो कहां आ सकता है? देखिए अजय जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से डायरेक्ट किया, क्योंकि आईटी सेक्टर में अभी पोलराइजेशन चल रहा है। अगर आप मिड कैप आईटी देखो तो वहां पर डेफिनेटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तेजी दिख रही है। लार्ज कैप आईटी में वीकनेस है, कंटिन्यूअस वीकनेस, वो परसिस्टेंट है। इन्फोसिस दोनों का चार्ट देखो तो कहीं ना कहीं वो कंफर्ट नहीं बैठ रहा है कि आपसे अगर है जो वहां पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वीकनेस दिखाई देती है। यहाँ से डाउन साइड का ट्रेड बात नहीं, अभी भी दिक्कत चल रही है। रत्नेश, आप 2-4 शॉर्ट आइडियाज बता सकते हैं लार्ज कैप आईटी में? बिल्कुल अजय जी। तो पहले जैसा आपने कहा कि मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहा है आईटी में, और जो लार्ज कैप है थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो जरूर हमको देखने को मिल रहा है। तो इसमें हालांकि जो लार्ज कैप आईटी गिर रहे हैं बहुत ज्यादा वॉल्यूम से नहीं गिर रहे, पर इसमें जैसे इन्फोसिस आप देख सकते हैं कि इन्फोसिस कंटिन्यू एक लोअर लो फॉर्मेशन पे अपने 200 मूविंग एवरेज नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्फोसिस में एक 1320 रुपए तक के लिए एक इन्फोसिस को थोड़ा सा शॉर्ट करा जा सकता है। ऊपर में कोई किसी को स्टॉप लॉस लगाना है तो बहुत ज्यादा दूर का भी नहीं बनेगा, स्टॉप लॉस भी बहुत पास का बनेगा। 1380 रुपए के स्टॉप लॉस है। एक इन्फोसिस को जरूर यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कर देंगे। तो इन्फोसिस को सेल करने की सलाह, और निश्चित तौर पर कॉग्निजेंट ने जो गाइडेंस घटाया है वो इम्पैक्ट आज तो करेगा, क्योंकि आईटी स्टॉक्स का सीधे सीधे ग्लोबल लिंकेजेस हैं। अगर अमेरिका में प्रॉब्लम है, अगर यूरोप में प्रॉब्लम है, तो भारत की कंपनियों के लिए दिक्कतें हो जाती हैं। 60 से 80% मोटा मोटी आंकड़ा है, ये रेवेन्यू इन 2 ज्योग्राफी से इंडियन आईटी कंपनीज के लिए आती हैं। लेकिन ज़रा ये समझ लेते हैं कि आज नतीजों के चलते कौन से शेयर फोकस में रहेंगे, और इसके अलावा खबरों के दम पर कहां पर एक्शन हो रहा है। शुरुआत करेंगे नतीजों के साथ। पूजा हमारे साथ जुड़ गई, हमारी सहयोगी। पूजा, बताइए नतीजे कौन से अहम आए हैं, उसके बाद हम खबरों पर जाएंगे। सबसे पहले हीरो मोटोकॉर्प के नतीजों से करेंगे। कंपनी के नतीजे भी आए और सेल्स फिगर भी आए हैं। नतीजों की बात करें तो रेवेन्यू और मार्जिन्स और पैट हर फ्रंट पर नंबर्स अनुमान के मुताबिक ही नजर आए हैं। और अगर आय में देखेंगे तो 4% की ग्रोथ, मुनाफा 47% बढ़ा है कंपनी का, और मार्जिन 11.4% से बढ़कर 14.1% के कंपनी ने घोषित किए। टाटा स्टील के नतीजे कमजोर दिखाई दे रहे हैं। मुनाफे से घाटे में आ चुकी है कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम के कारण। और इसके अलावा आय में भी देखेंगे तो वहां पर भी गिरावट दर्ज हुई है। कामकाजी मुनाफा 18% घटा कंपनी का। ब्रिटानिया के नतीजे मिले जुले हैं। मुनाफा 21% बढ़ा है, कामकाजी मुनाफा 22% बढ़ा है, लेकिन आय सपाट है। लगभग 1.25% की ग्रोथ यहां पर कंपनी ने दर्ज की है। अब आते हैं कुछ एफएनओ और कैश सेगमेंट के नतीजों में।
जेके टायर और इंडस्ट्रीज, यहाँ पर नतीजे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मुनाफा अगर देखेंगे तो वो 51 करोड़ से बढ़कर 242 करोड़ का कंपनी ने घोषित किया है। ऑपरेटिंग फ्रंट पर नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। 90% से ज़्यादा की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। मार्जिन 8.1% से बढ़कर 15% के कंपनी ने घोषित किए। जीसीपीएल के नतीजे भी अनुमान के मुताबिक हैं। आय में 6% की ग्रोथ, मुनाफा 21% बढ़ा कंपनी का। और अगर कामकाजी मुनाफा देखेंगे वहां पर 30% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। त्रिवेणी टरबाइन के नतीजे भी अच्छे नजर आ रहे हैं। आय में 32% की ग्रोथ है, मुनाफा करीब 40% बढ़ा कंपनी का। LIC हाउसिंग फाइनेंस के नतीजे भी हर फ्रंट पर अच्छे नजर आ रहे हैं। अगर NII स्पेशली बात करेंगे तो वहां पर 80% की ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है। मुनाफे में भी काफी अच्छी ग्रोथ, 305 करोड़ से बढ़कर 1188 करोड़ के मुनाफे के फिगर्स आए हैं। GNDC के नंबर्स कमजोर नजर आ रहे हैं। आय में करीब 30% की गिरावट कंपनी ने दर्ज की। मुनाफा 50% घटा है कंपनी का। KC इंटरनेशनल के नतीजे मिले जुले रहे हैं। आय में 11% की ग्रोथ है, लेकिन मुनाफा सपाट रहा है। लेकिन वहीं मार्जिन के फ्रंट पर अगर नंबर्स देखेंगे तो वो भी काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। कामकाजी मुनाफा 54% की ग्रोथ वहां पर दर्ज हुई है। तो काफी मिले जुले नंबर्स हैं KC इंटरनेशनल के। और आखिर में बात करते हैं कांसाई नेरोलैक के नतीजों की। यहाँ पर भी हर तर्ज पर नंबर्स अच्छे नज़र आ रहे हैं। आय में 1931 करोड़ से बढ़कर 1956 करोड़ के फिगर्स आए हैं। और अगर मार्जिन देखेंगे स्पेशली तो 10.3% से बढ़कर 14% के नंबर्स कंपनी ने घोषित किए हैं। तो कांसाई नेरोलैक के नतीजे भी अच्छे हैं। ठीक है, नंबर से पूछा, लेकिन खबर वाले कुछ शेयर्स भी होंगे, वो भी जरा बता दीजिए। जी, तो टाटा स्टील से ही जुड़ी खबर आ रही है। सब्सिडरी भुवनेश्वर पावर को कंपनी में मर्ज करने का कंपनी ने घोषणा की है। और इसमें टाटा स्टील लॉन्ग के 10 शेयर पर टाटा स्टील के करीब 67 शेयर्स यहाँ पर मिलेंगे। तो इस खबर के चलते और नतीजों के चलते टाटा स्टील आज फोकस में रहेगा। रिलायंस पर भी नजर रखिए। बॉन्ड के जरिए 15,000 करोड़ जुटाने की कंपनी की योजना है। जेके टायर भी फोकस में रहेगा। नतीजे तो आए हैं कंपनी के। इसके अलावा टायर मैन्युफैक्चरिंग क्षमता विस्तार को भी मंजूरी मिल चुकी है। और यहाँ पर जो कैपेक्स होगा वो 19.5% की ग्रोथ वहां पर देखने को मिलेगी, जिसमें कि करीब 1030 करोड़ का निवेश कंपनी करेगी। बजाज फाइनेंस पर भी नजर रखिए। यहाँ पर बजाज फिनसर्व को 1190 करोड़ के वारंट्स कंपनी जारी करेगी और इसके जरिए कुछ रकम जुटाने की योजना है कंपनी की। इसके अलावा BPCL भी फोकस में रहेगा। गेल के साथ प्रोपेन सप्लाई के लिए कंपनी ने करार कर लिया है और 63,000 करोड़ में 15 साल के लिए ये करार हुआ है। तो BPCL पर भी फोकस रहेगा आज। हीरो मोटोकॉर्प कंपनी के हमने बात की, नतीजे तो आए ही हैं। कल कंपनी के सेल्स फिगर भी आए और बिक्री के आंकड़े भी अच्छे थे। कुल वाहन बिक्री अगर देखेंगे तो वहां पर 26% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। और आखिर में बात करते हैं KPI ग्रीन एनर्जी की। कंपनी के सब्सिडरी को कुछ ऑर्डर मिले हैं, करीब 6.5 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर मिले हैं। और इस खबर के चलते KPI ग्रीन भी आज फोकस में रहेगा। ठीक है पूजा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये सारे के सारे नंबर्स को कंपाइल करा आपने और सारी खबरें भी बता दी हैं जो है कि स्टॉक इम्पैक्ट करने वाली हैं। अब जरा वमाक्षी को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं ताकि वो ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आप तक पहुंचा सकें। वमाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताएं आप रिपोर्ट्स। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम हीरो मोटोकॉर्प के साथ। हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रहे हैं कंपनी के दूसरे तिमाही के नतीजों पर और लार्जली हाईलाइट कर रहे हैं कि ग्रॉस मार्जिन के चलते मॉडेस्ट EBITDA बीट कंपनी ने रिपोर्ट किया है। इनफैक्ट उनका जो EBITDA पर यूनिट है वो ऑल टाइम हाई पर है, मगर आगे चलते हुए उन्हें कुछ ग्रोथ चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। मार्केट शेयर लॉस, एंट्री और एग्जीक्यूटिव सेगमेंट में ग्रोथ चैलेंज पोज कर सकता है। और इसके अलावा पीयर्स के मुकाबले जो प्रोग्रेस है E2 व्हीलर्स पर, ये भी थोड़ा सा स्लो नज़र आ रहा है। तो ऑल इन ऑल इसी के चलते अगर हम देखें तो मैक्वायरी की तरफ से न्यूट्रल की राय, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से अंडरवेट की राय और जेफरीज की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है हीरो मोटोकॉर्प पर। इसके अलावा सन फार्मा भी हमारे रेडार पर रहेगा। लार्जली ब्रोकरेज का कहना है कि इन लाइन कंपनी ने आय रिपोर्ट की है, मगर जो मुनाफा है वो अनुमान से बेहतर आया है। US के जो जेनेरिक सेगमेंट है यहाँ पर ज़रूर डिसअपॉइंटमेंट नज़र आई है और मार्जिन पर भी वन ऑफ्स के चलते इम्पैक्ट ज़रूर नज़र आया है, मगर उनका जो ब्रांडेड बिजनेस है यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ नज़र आई है। ओवरऑल आउटलुक भी काफ़ी अपबीट नज़र आ रहा है और इसी के चलते मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की राय और जेफरीज की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है। इसके अलावा टाटा स्टील पर फोकस करेंगे। CLSA का कहना है काफ़ी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट कंपनी ने रिपोर्ट किया है सेकेंड क्वार्टर में। इम्पेयरमेंट और रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट के चलते नेट लॉस कंपनी ने रिपोर्ट किया है और ओवरऑल अगर उनका जो भारतीय बिजनेस को देखें और यूरोपियन बिजनेस को भी अगर हम देखें तो यहाँ पर उनका परफॉर्मेंस
अनुमान से कमज़ोर रहा है। तो इसके बावजूद हालांकि CLSA ने टाटा स्टील पर अपनी आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस 145 रुपीज़ प्रति शेयर का। गोदरेज कंज्यूमर पर CLSA का हालांकि कहना है कि इंडिया वॉल्यूम्स जो गिरे हैं वो पार्टली ऑफसेट हो रहे हैं हाई इंटरनेशनल ग्रोथ के चलते। डोमेस्टिक मार्जिन सस्टेन होते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं और इंडोनेशिया के इम्प्रूवमेंट पर कंपनी फोकस कर रही है। आउटलुक के चलते एक्विजिशन ट्रैक पर नज़र आ रहा है और ओवरऑल CLSA ने गोदरेज कंज्यूमर पर अपनी राय को डाउनग्रेड कर बिकवाली की राय दी है और अपना टारगेट प्राइस घटाकर 930 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है। और आखिर में हम फोकस करेंगे ब्रिटानिया पर। JP मॉर्गन का कहना है कि रेवेन्यू फ्रंट पर कंपनी अनुमान से कमज़ोर रिपोर्ट किया है, मगर बेटर देन एक्सपेक्टेड मार्जिन्स के चलते अर्निंग्स बीट कंपनी ने रिपोर्ट की है। कमोडिटी कॉस्ट भी सॉफ्टन होते नजर आ रहे हैं जिसके चलते मार्जिन एक्सपैंड हो रही है कंपनी की और ओवरऑल कंपनी ने मार्केट शेयर में भी अच्छी रिकवरी नोट की है। तो ऑल इन ऑल इसी के चलते जो JP मॉर्गन ने ब्रिटानिया पर अपनी न्यूट्रल की राय को बरकरार रखा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मीनाक्षी, ये सारी की सारी रिपोर्ट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो पूजा और मीनाक्षी ने आपको सारी रिपोर्ट्स दे दी हैं, सारी जानकारी दे दी है। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, पता करेंगे कहाँ पे सौदे बनते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस बीच हमारे साथ विनीत जी भी जुड़ चुके हैं, तो हमारे 5 प्यारे मेहमान हमारे साथ हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और विनीत बोलिंजकर को भी अपने मार्केट की बातचीत में शामिल करते हैं। विनीत, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया अपने समय के लिए। हीरो मोटो कॉर्प के नंबर्स के बारे में बात करना चाहूँगा। इनफैक्ट एक तो क्वार्टरली नंबर्स आए और इवन सेल्स नंबर्स आए, और अगर आप भाव को देखिए 3000 के आसपास है, 2200 से चल के आया है। और पिछले कुछ बीते दिनों में बड़ी अच्छी लॉन्चेस की कमेंट्री, डिमांड की कमेंट्री, जो नए जो मैनेजमेंट है, जो नए CEO हैं, उन्होंने दी है। बाजार को थोड़ा उसके अंदर भरोसा आता हुआ नजर आ रहा है। बट इस भाव से क्या लेना चाहिए, या इन दोनों को इसको कंपेयर अगर मैं बजाज या TVS से करूं तो बेटर स्टॉक पिक क्या रहेगी? आई थिंक बजाज थोड़ा हमें लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्टीज है बजाज के स्टॉक में। आई थिंक 3 व्हीलर के वॉल्यूम्स में भी आगे जाके थोड़ा प्रेशर आ सकता है। तो हमें लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प बिकॉज ऑफ इट्स बेटर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड न्यू लॉन्चेस जो आ रही है, उसमें क्या पता है कि इसमें थोड़ी सी एक रिवाइवल की झलक आती है। और हमें लगता है कि इसमें ग्रेजुअली ऐड करना चाहिए ये स्टॉक rather than going aggressively into buying this story. Gradual, staggered buying, aggressively नहीं। दूसरा एक और स्टॉक क्विकली आपसे ही डिस्कस करूंगा, टाटा स्टील। टाटा स्टील ने में हर बार कुछ ना कुछ नेगेटिव सरप्राइज आ रहा है। भाव 116 पे है, बहुत ज़्यादा चला भी नहीं है, ग्लोबल रिलेटेड स्टॉक भी है। क्या इसके अंदर किसी तरह का डायरेक्शन लेना चाहिए? जिस तरह के नंबर्स आए, दबाव के साथ खुल सकता है। ओवरनाइट ADR जो है 10% 11% गिर गया था। क्या करना चाहिए इसमें? एक्चुअली ज्यादा डाउनसाइड की एक्सपेक्टेशन नहीं है। 110 के आसपास आ सकता है स्टॉक इन द शॉर्ट रन। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको आप रेडर पे जरूर रखिए, बट अभी उसमें कुछ ट्रिगर्स नहीं है टू बाय द स्टॉक एज ऑफ नाउ। ठीक है, टाटा स्टील कहीं ना कहीं एक ट्रेडिंग रेंज में फंसा हुआ है, और जब तक थोड़े आंकड़े और पुख्ता नहीं हो जाते चाइना की तरफ से, शायद ये ट्रेडिंग रेंज में ही ये शेयर रहेगा भी, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। लेकिन JK टायर के नंबर आए थे और लगातार दूसरी तिमाही में हम देख रहे हैं कि अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए हैं JK टायर ने। आय हालांकि उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है, आय में 4% के आसपास का उछाल है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट को देखेंगे तो वहाँ पर बहुत अच्छे नंबर, 50 करोड़ 51 करोड़ से बढ़कर 242 करोड़, मल्टीफोल्ड जंप वहाँ पर है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में करीब करीब 96% के आसपास का उछाल है, और मार्जिन ऑलमोस्ट डबल हो गया है। JK टायर, जय, इस पर आप व्यू दीजिए, क्योंकि हमने देखा है कि ये शेयर धीरे धीरे चलते हुए 10-11% चढ़ा है, जबकि बाजार थोड़ा सा सुस्त रहा है पिछले महीने में। आज किस तरह की आप चाल देख रहे हैं इसमें? टायर की बात करें तो वीकली एंड डेली चैप्टर मुझे काफी बुलिश लग रहा है। इतने बाजार के गिरावट के बाद भी ये स्टॉक सस्टेन रहा। 21 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करके वापस से ऊपर चल रहा है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग लिया, और अभी लग रहा है मुझे वापस से जो रेजिस्टेंस था प्रीवियस अराउंड 323 के लेवल हम फिर से देख सकते हैं। ये स्टॉक पर
क्रूड के प्राइसेस के कारण भी ये स्टॉक ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। मुझे लग रहा है जो अराउंड जब 270 के अराउंड था, वहां से जो जंप आया रेजिस्टेंस को ब्रेक करके, वो काफी सस्टेनेबल था और अभी भी सस्टेन कर रहा है वो 280 270 का लेवल्स। सो अभी भी मैं बुलिश हूँ, डेफिनेटली ये स्टॉक को लॉन्ग करके हम जा सकते हैं। वीकली एंड मंथली चार्ट पर भी ये काफी अच्छा दिख रहा है। हायर हाई हाई लोस की पैटर्न कंटिन्यूसली बन रही है और हर मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, तो डेफिनेटली एक लॉन्ग व्यू ये स्टॉक के लिए मेरा रहेगा और बाय करने की सलाह होगी 308 के प्राइस। ठीक है, 308 पर इसको खरीदने की सलाह है जेके टायर को। और बोर्ड ने कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, क्षमता बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी भी दी है। 19% के आसपास इनकी क्षमता बढ़ जाएगी मौजूदा स्तर से, तो इसके चलते फोकस में रहेगा। गोदरेज कंज्यूमर्स, इसके भी नतीजे आए थे। हालांकि हमने देखा था कि कल शेयर कमजोरी के साथ बंद हुआ था और पिछले महीने भर से एक लैकलस्टर परफॉर्मेंस ये है, कहीं ना कहीं एक रेंज में ही रहा है जीसीपीएल का शेयर। नंबर्स की अगर बात करें तो आय में 6% की बढ़त है सालाना आधार पर, प्रॉफिट में 21% का, कामकाजी मुनाफे की बात करें 30% और मार्जिन भी इन्होंने ठीक ठाक एक्सपेंड किया है। 16% से बढ़कर 19.5% के आसपास की मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट की है और 5 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। गोदरेज कंज्यूमर, किरण, आप कोई मूव देख रहे हैं आज नतीजों के दम पर, और मान लीजिए अगर गैप अप शुरुआत होती है तो आप क्या सलाह देंगे? गोदरेज कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो ओवरऑल स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट तो नीचे एक सपोर्ट हमें देखना रहेगा 960। अब आज जिस तरह की न्यूज है या जिस तरह के रिजल्ट है, अगर कोई गैप अप होता है तो मेरे हिसाब से 1000 के ऊपर इसको सस्टेन होने दीजिए। जब तक ये 1000 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा, मेरे हिसाब से मैं वेट एंड वॉच की ही सलाह दूंगा यहाँ पे। और गैप अप में 1000 क्रॉस करता है तो आप लॉन्ग करके जा सकते हैं। नीचे में 980 का आप स्टॉप लॉस रखिए। जैसे ही 1000 क्रॉस करेगा तो इसकी 100 डेज मूविंग एवरेज जो 1022 1025 के आसपास है, वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। तो 1000 के ऊपर कंडीशनल बाय रहेगा। ठीक है, 2 शेयर है, मैं भी जरा स्टॉक्स नंबर वाले पता कर लेता हूँ। पहला शेयर होगा मेरी तरफ से, वो है LIC हाउसिंग। एक बार इसके नंबर स्क्रीन पे दिखाइए। इसके नंबर्स ठीक बताए जा रहे हैं और इसका जो पैट है वो करीब 1188 करोड़ रुपए के आसपास इन्होंने दिखाया वर्सेस 305। तो ये आप देख पा रहे होंगे नंबर्स ब्याज से आय के तौर पर भी ठीक बताए जा रहे हैं। एक बार चेक करेंगे LIC का चार्ट, जय LIC हाउसिंग का चार्ट। ये एक्चुअली उसी जगह से सपोर्ट ले रहा है जहाँ से इसको सपोर्ट लेना चाहिए और वो भाव है करीब 440 का। वहाँ से चला, फिर से ऊपर आया हुआ है। तो डेफिनेटली डिम्पी जी, वीकली चार्ट पर यहाँ पर मैं देखूंगा तो अराउंड 21 डे मूविंग एवरेज वहां पर जो दिख रही है अराउंड 440 के अराउंड ही है। वहां पर एक सपोर्ट लिया था। इवन प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है अराउंड वो भी 440 के वहां पर है, जो 2022 में दिसंबर के महीने का था। सो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग लिया हुआ ये स्टॉक ने, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो अभी के लिए काफी बुलिश है ये स्टॉक। कल के दिन में जो मूव आया था, पिछले 2-3 दिन से भी जो मूव आया है वो काफी कवर अप हो चुका है जो प्रीवियस वीक का फॉल था। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग मूव आता हुआ दिख रहा है। ऊपर के साइड हम देखें तो 475 वुड बी अ गुड रेजिस्टेंस जोन, जहां पर एक थोड़ा दबाव मिलेगा ये शेयर को। तो 475 के लिए ये स्टॉक को प्ले कर सकते हैं। इवन हाउसिंग में अभी जैसे रियल्टी स्टॉक अच्छे, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी काफी एक अच्छा बज दिख सकता है आने वाले दिनों में। सो 475 वुड बी अ फर्स्ट टारगेट जो वहां पर रेजिस्टेंस अच्छा खासा फेस कर सकता है। ओके, ठीक है। 440 का कोई अगर स्टॉप लॉस लगा के इसको लेना चाहे ना रिजल्ट्स के बाद भी, तो जय की रिकमेंडेशन हाँ की है। कहाँ तक जाएगा? 475 तक जाएगा। स्टैंपिंग हमने कर दी है। अगर आपको 2-4 पे नीचे मिल जाता है और आप होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं तो इस शेयर को ज़रूर रखना चाहिए। ये एक बुल फेस के अंदर आया हुआ शेयर है वापस, और इस बार के रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। अब मितेश से हमारा संपर्क अच्छे से हो रहा है, उम्मीद करते हैं आगे भी सही रहेगा। मितेश जी, आप अपनी ट्रेडिंग कॉल से दीजिए, वो छूट गई हैं। तो दो ट्रेडिंग कॉल है मेरी। सबसे पहला जो ट्रेडिंग कॉल है वो है AIA इंजीनियरिंग। अगर आप AIA इंजीनियरिंग का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे डिम्पी जी, तो कल के क्षेत्र में भी बहुत ही प्रॉमिसिंग अपमूव दिखाई थी AIA इंजीनियरिंग ने, और 3650 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोज है 3680 की। तो हमारे हिसाब से 3600 के स्टॉप लॉस से अगर AIA इंजीनियरिंग को लिया जा सकता है, तो अब की बार जो अगला रेजिस्टेंस था वो क्रॉस होके स्टॉक जो है वो अल्टीमेटली 4000 का हम टारगेट रखते हैं 1 से 3 महीने में। तो री रेटिंग हुई है ये स्टॉक में और अब की बार ये क्लोज टू 4000 जाएगा। दूसरा जो स्टॉक है वो है BBTC, बॉम्बे बर्मा का। अगर आप बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कंपनी का चार्ट देखिए तो 1380 के ऊपर कल क्लोज दिया है और कल के बाजार में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम
प्राइस एक्शन के साथ देखा गया है। तो हमारा ये मानना है कि 1350 के स्टॉप लॉस से अगर बीबीटीसी को लिया जाए, बॉम्बे बर्मा को, तो गोइंग फॉरवर्ड 1450 और 1500 के टारगेट आ सकते हैं। तो एआईए इंजीनियरिंग और बीबीटीसी आज के मेरी 2 प्रेफर्ड पिक रहेगी। समय हो चुका है भसीन साहब के पास जाने का। गुड मॉर्निंग भसीन साहब, बताइए कौन से शेयर्स आज लेके आए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। गुड मॉर्निंग अजय जी। पहली बात तो बाजार आज अपनी रेंज तोड़ देगा। बॉन्ड यील्ड्स का जो घटना है वो एक बहुत ही पॉजिटिव है, और अगर 4.65 के नीचे गए तो आप सोच सकते हैं इमर्जिंग मार्केट्स में क्या इन्फ्लोज होंगे। दूसरा, द फेड वाज एक्सट्रीमली डविश, और मुझे लगता है रेट ऑन होल्ड के बाद रेट कट आने की बहुत अच्छी संभावना हो जाएगी, विच विल नॉट कम इन द लैंग्वेज। तीसरी बात, आपकी अर्निंग्स देखिए, फ्रॉम एलआईसी हाउसिंग टू हीरो टू जो भी अभी तक आए हैं सब आउटबीट कर रहे हैं। तो पेसिमिज्म इज ओवरडन। मुझे लगता है आज तो निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर यील्ड्स सॉफ्टन होते हैं, यूरो इन्फ्लेशन इज एट अ 2-year लो, कोई दो राय नहीं, यहाँ से बाजार बहुत ही अच्छा है। तो स्पार्कलिंग दिवाली है, लेने की चेष्टा कीजिए। आप लास्ट वीक छुट्टी पे थे, 11 रुपए में खुल के कहा था आइडिया जितना ले सकते हो भर लो। देयर इज अ टर्न राउंड इन द स्टॉक इन द कंपनी, 20 रुपए का मिनिमम टारगेट है। कल आपने रिकॉर्ड वॉल्यूम न्यू हाई देखा है, और आज 2000 करोड़ एचडीएफसी बैंक से आए हैं और कैपिटल इंफ्यूजन फ्रॉम द प्रमोटर। याद रखना 20 रुपए जब आएगा तो आपके साथ स्टूडियो में आऊंगा। दूसरी बात, आज के मेरे पल वाले पिक्स है, रिलायंस और आईसीआईसीआई विल लीड दिस मार्केट। 19,300 आया ही आया, और मिड कैप में बैंक ऑफ बड़ौदा और एलआईसी हाउसिंग, ये 4 शेयरों का सम्मिलन लीजिए। आइडिया डिक्लाइन पे मिले तो लीजिए, नहीं तो थोड़ा सा भी लीजिए, क्योंकि मार्केट इज ऑन अ ब्रेकआउट। ठीक है, तो भसीन साहब ये सारे स्टॉक्स आप पहले भी नाम ले चुके हैं और हमने मूव्स देखे भी हैं। आइडिया आपने कुछ दिनों पहले जब कहा था थोड़े सरप्राइज हो रहे थे लोग कि आखिर में आइडिया का नाम कहाँ से आ रहा है, लेकिन रीसेंट मूव बड़े कमाल के हैं। आज आप कोई फ्रेश कॉल्स आपके लिस्ट में कौन से होंगे सर? अभिषेक गुड मॉर्निंग। आज मैं लूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा, 4 तारीख को नंबर है, और जिस तरह से कैन बैंक और पीएनबी के नंबर हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा की री रेटिंग इमिनेंट है। 215.20 का पुराना हाई था, मुझे लगता है नेक्स्ट वीक उसको टेक आउट करेगा। सो बैंक ऑफ बड़ौदा इज माय टॉप पिक एट 195, 188 का स्टॉप लॉस, 215 का टारगेट। दूसरा मुझे बहुत पसंद है एलआईसी हाउसिंग। एलआईसी हाउसिंग के नंबर्स आर फार हेड ऑफ द स्ट्रीट। फर्स्ट टाइम देयर निम्स हैव स्टार्टेड टू एक्सपैंड एंड एनपीएस हैव फॉलन। 459.60 में लीजिए, 490 का टारगेट, 448 का स्टॉप लॉस। और कल वाले रिलायंस और आईसीआईसीआई इंडेक्स में टॉप लीडर्स होंगे, आज आप लिख के लीजिए। संजीव सर, कल भी हम देख रहे थे कि रिलायंस ने अपना रोल बखूबी अपनाया, बाजार को बहुत ज़्यादा नीचे जाने नहीं दिया, और आज तो गैप भी मिल रहा है, काफ़ी दिनों बाद गैप मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं रिलायंस की लीडरशिप काम आएगी, आईसीआईसीआई बैंक भी रखें। और मेरा तो खुद से मानना है कि पक्के शेयर रखो ना, अभी पहले बाजार थोड़ा और ठीक हो जाए, उसके बाद फिर और भी भरेंगे अच्छे से माल। पहले रिलायंस और आईसीआईसीआई पे अच्छे से आप ट्रेड ले लीजिएगा। और आज की जो भसीन साहब की ट्रेड है उसमें एलआईसी हाउसिंग है। थोड़ी देर पहले हमने जैसे भी पता किया था, वो टेक्निकली इस पर 475 का टारगेट्स दे रहे हैं, 440 के स्टॉप के साथ, और साथ ही भसीन जगह रहे बैंक ऑफ बड़ौदा भी ठीक है। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला, फिर से हमको गाइड किया और अच्छे शेयर्स बताए, इसके लिए बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अभी आप एक खबर नीचे देख पा रहे थे, वाटक भूभाग को कुछ ऑर्डर मिला है 630 यूरो के आसपास का, करोड़ यूरोस के आसपास का। एक बार वापस से चला देंगे वाटक वाली खबर, टिकर प्लीज़, और एक बार ज़रा चेक करवा लेते हैं शेयर को। किरण आप ज़रा चेक करेंगे वाटक को। तो वाटिक की अगर हम बात करें तो बीच में हमने देखा था कि डेली चार्ट के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट आया था। उस ब्रेकआउट में से स्टॉक ने ऊपर में कहीं ना कहीं 550 तक के हाई बनाए, वहां से कंटिन्यूसली एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली में देखा एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न और एक इन्वर्टेड हेड एंड कप एंड एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी पैटर्न बना है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं 480 470 इसका सपोर्ट जोन है, लॉन्ग करके जाना चाहिए। नीचे में कहीं ना कहीं आप 450 का एक स्टॉप लॉस रखिए, जो उसके 200 दिन की मूविंग एवरेज भी है। और जिस तरह का चार्ट पैटर्न है, अगर ऊपर में ये
485 490 का लेवल क्रॉस करता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि वापस हम 550 तक की एक रैली देख सकते हैं। तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी 450 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, डन। तो इस पे बाय कॉल लगा है। एक शेयर मेरे पास और भी है। एक्चुअली ना नंबर्स में जहाँ एक्स्ट्रॉर्डनरी नंबर्स अच्छे आए हैं वो चलेगा, जहाँ पे ख़राब आ रहे हैं वो भी टूटेगा। एक बार ज़रा GMDC के नंबर आप दिखा सकते हैं स्क्रीन पर। GMDC के नंबर्स हर फ्रंट पे अमूमन मेरे को तो नंबर उसके ख़राब लग रहे हैं। मार्जिन्स भी कम हुआ है, उसका बीटा 69% डाउन, पैट 50% डाउन और रेवेन्यू करीब करीब 29% डाउन। एक भी सेगमेंट ऐसा नहीं है जहाँ पे इसके नंबर्स को हम थोड़ा ठीक बोलें। तो इसलिए क्या इसको शॉर्ट करना है या फिर इसको अवॉइड करना है, ये पता करते हैं। ये रत्नेश जी आप ज़रा चेक कीजिए GMDC, इसको शॉर्ट करना है कि अवॉइड करना है? डिम्पी, GMDC का चार्ट देखे तो वैसे स्ट्रक्चरली तो बहुत अच्छा रिजल्ट, हालांकि थोड़ा कमजोर आया है जिस हिसाब से बताया रिजल्ट मेरे हिसाब से। बाकी फिर भी मेरे हिसाब से शॉर्ट तो नहीं करे, पर हाँ अगर लॉन्ग नहीं करना थोड़ा सा अवॉइड जरूर कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है काफी अच्छा एक सपोर्ट है यहाँ पे। अगर बहुत ज्यादा डाउन भी खुलता है तो 320 से 300 की रेंज में काफी एक अच्छा सपोर्ट है, वहाँ पे एक सपोर्ट ये ले सकता है। तो मेरे हिसाब से फ्रेश शॉर्ट ना करें, पर हाँ थोड़ा सा अभी लॉन्ग जरूर अवॉइड कर सकते हैं नतीजे के कारण। डिम्पी ने LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात की, अच्छे नतीजे। इवन PNB हाउसिंग फाइनेंस के नंबर अच्छे आए हैं और PNB हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट अब देखिए नीचे से काफ़ी अच्छा एक करेक्टिव फेज में जाने के बाद रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है। इसका 6 महीने का चार्ट निकालिए, 1 साल का चार्ट निकालिए, आपको दिखेगा एक समय में कोई PNB हाउसिंग को छूना नहीं चाह रहा था एज अ स्टॉक। और उसके बाद यहाँ पे कशोगी जी आए जो पहले कैनफिन होम्स में थे, ये देखिए 400 तक चला गया था ये मई में, वहाँ से जो रिकवर होकर आया है कहना नहीं, और नंबर्स ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं। विनीत, PNB हाउसिंग फाइनेंस को इस भाव पे और कशोगी जी का असर दिखाई देने लगा है नंबर्स में, क्या कहेंगे आप 700 पे? नहीं, फैंटास्टिक रिजल्ट्स। हम काफी बुलिश है स्टॉक पे। हमारा फ्यू मंथ्स बैक हमने इस पे इनिशिएट भी किया था और हमें लगता है कि ये स्टॉक चलता रहेगा। इसकी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है एंड हमने मैनेजमेंट पे बेट किया था और उन्होंने टर्न अराउंड एग्जिबिट किया है। काफी NPS काफी भी कंट्रोल में है और हमें लगता है कि ये स्टॉक 1000 की ओर जा रहा है। PNB हाउसिंग फाइनेंस। ये जिंदल ड्रिलिंग के आपने रिजल्ट्स देखे, काफी सॉलिड रिजल्ट्स आए और 300 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन है, लेकिन स्टॉक काफी चला हुआ है। नीचे से देखेंगे तो चला हुआ दिखेगा, पिछले 1-1.5 महीने से देखेंगे तो एक रेंज में दिखेगा। मितेश, आप जिंदल ड्रिलिंग को चेक करेंगे जरा चार्ट्स पे? डेफिनेटली आपने सही फरमाया। अगर आप क्वार्टरली चार्ट देखो तो फॉर द क्वार्टर एंडिंग सितंबर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली आई है। जून क्वार्टर का क्लोज था 341, सितंबर क्वार्टर का क्लोज है 639। तो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रैली हमने सितंबर क्वार्टर में देखी है। सितंबर क्वार्टर ऑनवर्ड्स अगर आप मंथली चार्ट देख लो तो यहाँ पे क्लियरली रेजिस्टेंस है मंथली और वीकली चार्ट के ऊपर। और रिसेंटली स्टॉक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लो 578 का भी बना के आया है। तो हमारे हिसाब से जो रिसेंट हाई है 699 क्लोज टू 700, जब तक ये वीकली चार्ट के ऊपर अजय जी क्लोज नहीं होता तब तक ये काउंटर या तो साइडवेज या तो कंसोलिडेशन में रहेगा। तो तब तक लेना एडवाइजेबल नहीं रहेगा। फ्रेश अलोकेशन ये लेवल पे हम लोग एडवाइज नहीं करेंगे क्योंकि स्टॉक का रनअप भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टॉक हायर लेवल्स के ऊपर डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम और सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखा रहा है। तो हमारे हिसाब से क्लियर कट एक डिस्ट्रीब्यूशन की पैटर्न है। लोअर एंड के ऊपर अगर 550 से लेके 500 के बीच में अगर ये स्टॉक्स आपको मिलता है तो दैट इज द राइट रेंज टू एंटर। और एल्स अगर आप फ्रेश ब्रेकआउट के लिए 700 के ऊपर की रेंज में एंटर हो सकते हैं, लेकिन बिटवीन 550 टू 700 स्टॉक विल कंसोलिडेट और ये रेंज जो है उसको अवॉइड कीजिए। या तो 700 के ऊपर ब्रेकआउट में प्राइस ब्रेकआउट के बाद लेना चाहिए या तो फिर 500-550 के बीच में लेना चाहिए। ठीक है, जिंदल ड्रिलिंग को लेकर ये व्यू। नतीजे आए थे KC इंटरनेशनल के भी। पावर सेगमेंट से कहीं ना कहीं ये जुड़ी हुई कंपनी है। आय की बात करें तो 11% का उछाल, मुनाफा सपाट, एबिडा कामकाजी मुनाफा वहां पर 54% का उछाल, मार्जिन में भी हमने देखा है बढ़त हुई है, 6% के आसपास मार्जिन रिपोर्ट की है कंपनी ने। विनीत सर, KC इंटरनेशनल चूंकि ये शेयर चला हुआ है, अप्रैल मार्च में भाव 450 था, फिर हमने 750 के लेवल भी देखे, ऊपर से थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है। आपको लगता है कि नतीजों के बाद कुछ एक्शन दिखेगा या फिर थोड़ा एक वैल्यूएशन वाला कंसर्न है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 80 के आसपास की पी पर ये ट्रेड कर रहा है?
नहीं, आपको है ना इसके वैल्यूएशन थोड़ा ये देखना चाहिए कि इसके मार्जिन्स कैसे मूव हो रहे हैं। फ्रॉम 4% मार्जिन 6.1 पे आ चुका है एंड इसकी ऑर्डर बुक आप देखोगे तो काफी एग्रेसिवली बिल्ड हो रही है। तो हम काफी पॉजिटिव है स्टॉक पे और हमें लगता है कि ये स्टॉक अगर थोड़ा डिप आता है तो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए और हमें लगता है कि 900 ऑड लेवल्स इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स ये पहुंच सकता है स्टॉक। 900 रुपए की तरफ ये शेयर आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा, लेकिन ये है कि थोड़ा सा कूल ऑफ और हो जाए तो आपके लिए एंट्री के लिए बेहतर मौके उसमें बन जाएंगे। त्रिवेणी टरबाइन, इसके नतीजे ठीक ठाक दिख रहे हैं, मार्जिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हुआ, लेकिन आय में 32% का उछाल, मुनाफे में करीब करीब 40% का और कामकाजी मुनाफे में 34% का उछाल है, मार्जिन है 19% के पास फ्लैट। किरण, जरा त्रिवेणी टरबाइन को आप चेक कीजिए, कोई सौदा बनता है इसमें आज? त्रिवेणी टरबाइन की अगर हम बात करें तो जिस तरह से ओवरऑल चार्ट हमें देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं स्टॉक 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे फिसला हुआ था, लेकिन लास्ट 3-4 दिन की जो रिकवरी आई है उसमें वापस उसने 20 डेज मूविंग एवरेज को कैप्चर किया है। साथ ही साथ अर्लियर उसका जो ब्रेकआउट था 360 उस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, वो कंडीशनल बाई रहेगा यहाँ पे भी। लास्ट 2 दिन का जो हाईएस्ट हाई है 365, उसके ऊपर हमारा बाई कॉल रहेगा। कल की उसकी सेटलमेंट अगर आप देखोगे तो 358 के आसपास थी। अगर 365 के ऊपर ये स्टॉक जाता है तो डेफिनेटली इसमें लॉन्ग करना चाहिए। जैसे ही 365 के ऊपर जाएगा देयर आर वेरी गुड चांसेस कि 400 तक के लेवल ओपन अप होंगे। सो त्रिवेणी टरबाइन 365 के ऊपर बाई, 400 का टारगेट और नीचे में आप कहीं ना कहीं 350 का स्टॉप लॉस मैनेज कर सकते हो। ठीक है, कुछ एक और शेयर पता करते हैं जहाँ पर आपको ट्रेड थोड़े अच्छे मिल सकते हैं क्या। करूर व्यासा बैंक, क्योंकि आज हो सकता है बैंकिंग के अंदर आपको चलते हुए देखें, बड़े के साथ छोटे शेयर्स भी काम हो सकते हैं। करूर व्यासा बैंक जय, एक बार ज़रा चेक करेंगे, ये प्लस करना चाहिए क्या? आप इसका वीकली चार्ट भी दिखाना, वीकली बेसिस पर। हाँ, अब आप जरा दिखाएंगे इसके बारे में, करूर के बारे में। सो करूर वैश्य बैंक वीकली एंड डेली चार्ट दोनों पर मुझे काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। स्टॉक बैंकिंग सेक्टर में जैसे करूर वैश्य बैंक है, सिटी यूनियन बैंक, ये सब जो छोटी मझोली बैंक है वहां पर एक अच्छा खासा बज आया। ये फॉल में भी ये स्टॉक्स टिके रहे और मुझे लग रहा है यहाँ से भी 147 जो इवन ऑल टाइम हाई के पास भी है, तो यहाँ से एक डेफिनेटली अपसाइड दिख सकती है। मोर देन 160 के टारगेट्स आते हुए मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम मंथली चार्ट पर भी देखें तो काफी एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन रहा था अराउंड जो रेजिस्टेंस था प्रीवियस ऑल टाइम हाई वाला जो 2017 में बढ़ा था, उसके वहां पर अभी ट्रेड कर रहा है, उसको आज ब्रेक कर लेगा इजीली मुझे लग रहा है। सो उसके ऊपर अच्छा खासा 10 से 15% का मूव ये स्टॉक दे सकते हैं आने वाले हफ्तों में। सो करूर वैश्य बैंक वुड बी ए गुड बाय एट दिस पॉइंट। इवन ब्रेक करे, थोड़ा वेट करना हो तो 148 गैप अप ओपनिंग में भी शायद से ये हो जाएगा और मुझे लग रहा है 160 तक के टारगेट 2-3 हफ्ते में डेफिनेटली दिखने को मिलेंगे। ठीक है, करूर वैसा बैंक पे आपने रिकमेंडेशन दे दी। हाँ कि एक मैं शेयर जरा रत्नेश से पता करता हूँ। रत्नेश जी, उसका नाम है अडवाणी होटल्स, काफ़ी दिनों बाद ये शेयर अपने वॉल्यूम से ट्रैक्ट कर रहा है। मैंने इसका चार्ट वगैरह डाटा देखा, मेरे को तो ये ब्रेकआउट कैंडिडेट लगा। अगर आप वीकली चार्ट वगैरह भी देखेंगे ज़रा बताइए, तो प्लस कर लें क्या सर? अडवाणी होटल्स 100 रुपये वाला शेयर है, 110 रुपये का। कल के सत्र में अच्छी एक इसमें एक्टिविटी, वॉल्यूम एक्टिविटी और ब्रेकआउट जरूर देखने को मिला डिम्पी जी। तो बिल्कुल एक इसमें जो लंबे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है काफी अच्छा एक साइन दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल इसमें अगर किसी ने कल के सत्र में लिया है उनको तो होल्ड करना चाहिए। नई तेजी भी बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ पे थोड़ा सा 100 रुपए के आसपास का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। अगर कोई पोजिशनल ट्रेड लेना चाहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड जो जाएगा वो 130 रुपए तक के लिए, यहाँ से हमको 130 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकता। विनीत, अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें मिड कैप पे हालांकि एक माइल्ड करेक्शन देखने को मिला, अभी भी व्यू ये आ रहा है कि मिड कैप स्मॉल कैप महंगे हैं। आप तो उस स्पेस में काफ़ी डीप रिसर्च करते हैं, आप एक दो ऐसे स्टॉक्स बताइए जहां पे ग्रोथ और अर्निंग्स की क्वालिटी तो तेज हो लेकिन वैल्यूएशन बहुत खींचे नहीं है अभी तक। विनीत, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज? हाँ विनीत, ऐसे एक आध मिड कैप्स बताइए जहां पे आपको वैल्यूएशन अभी भी अट्रैक्टिव नजर आते हैं, खींचे नहीं है लेकिन अर्निंग्स की क्वालिटी काफी अच्छी है। तो हमें रेलिगेयर काफी पसंद आता है। रेलिगेयर स्टॉक आप देखोगे इंश्योरेंस सेक्टर में है
एंड ये अभी रिसेंटली चला हुआ है, पर इसकी वैल्यूएशंस हमें लगता है कि काफी अट्रैक्टिव है और हमें लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक डबल हो सकता है। इसके प्राइमरली दो कारण है कि इनकी जो सब्सिडरी है केयर इंश्योरेंस, वो काफी अच्छा कर रही है और इसकी वैल्यूएशन काफी एग्रेसिव आ रही है। एंड इनके जो बाकी के बिजनेसेस है विच आर द एसएमई लेंडिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग और ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म जो इनका है, इनको रिन्यूड विगर से मूवमेंट आ जाएगा, क्योंकि अभी इनके काफी पॉजिटिव आउटलुक आ चुका है और द कंपनी इज आउट ऑफ द वुड्स। और ऊपर से अभी बर्मन्स ने भी स्टेक लिया है कंपनी में, तो हालांकि 1-1.5 महीने से थोड़ा सा स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में घूम रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ से इवेंचुअली इसकी वैल्यू डिस्कवर होगी और ये स्टॉक आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये तो हो गया रेलिगेयर एंटरप्राइजेस। इनफैक्ट डाबर की भी एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल बर्मन यहाँ इन्वेस्टेड है और कंज्यूमर स्टॉक में हमने देखा है कि मिक्स ट्रेंड आ रहा है। मैरिको के नंबर अच्छे आए, लेकिन अभी भी कहीं पे डिस्कस हुआ जा रहा है कि भाई शायद रूरल में रिकवरी उतनी तेज नहीं है। कंज्यूमर स्टॉक्स में कोई ट्रेडिंग लॉन्ग या शॉर्ट साइड किरण आपको दिखाई देती है? कंज्यूमर साइड के अंदर अगर आप डाबर देख लीजिए या तो मैरिको देख लीजिए और ब्रिटानिया भी है, ये तीन में से कोई भी एक स्टॉक में हम देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। रीजन बीइंग अपने लोवेस्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी से लास्ट 2-3 दिन से रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी बना रहे। तो डाबर के ऊपर अगर हम देखें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग जाना चाहिए। 500 रुपए का लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अगर 500 का लेवल ब्रेक होता है देन देयर आर वेरी गुड चांसेस कि इसमें एक अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। सो डाबर 500 की स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग कर सकते हो। मैरिको की अगर हम बात करें तो मैरिको में 2 दिन पहले एक पैनिक बॉटम भी बना था, वहां पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना है। तो यहाँ पे भी एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से 520 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए और मैरिको भी आप लॉन्ग कर सकते हो। सो मैरिको और डाबर दोनों रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली लॉन्ग बन सकते हैं। मैरिको और डाबर दोनों ही ठीक है, मतलब ये दोनों कंजम्पशन वाले शेयर। जरा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कंजम्पशन वाले एक और कंपनी के नतीजे आए थे ब्रिटानिया के। हालांकि बहुत ही की मैट्रिक्स होता है वॉल्यूम ग्रोथ का, वो सपाट है। नतीजे हम कह सकते हैं कि मिले जुले हैं, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ कमज़ोर है। मार्जिन हालांकि 16.25% से बढ़कर 20% के आसपास पहुंच गए हैं। एबिडा में पैट में 20% से ज़्यादा की ग्रोथ है। रेवेन्यू हालांकि थोड़ी सी कमज़ोर साइड पर हम कहेंगे, सपाट, बल्कि 1-1.25% के आसपास की ग्रोथ वहाँ पर है। ब्रिटानिया हाल फिलहाल हमने देखा कि थोड़ा सा ना कमज़ोर हुआ है शेयर, और कल भी हमने नतीजों से पहले इसमें थोड़ी नर्वसनेस देखी है। जय, ब्रिटानिया क्या करना चाहिए आज नतीजों के दम पर? मान लीजिए कि क्योंकि सुस्त शुरुआत की ही उम्मीद करेंगे, दो अहम चीज़ें तो उनके पक्ष में नहीं है। तो ब्रिटानिया ने पिछले 5 महीनों का जो सपोर्ट था वो तोड़ा है 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे, प्लस आरएसआई नेगेटिव क्रॉसओवर है। सो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में वापस से 4200 के लेवल्स हम आते हुए देख सकेंगे, जो 2023 के मार्च के महीने के लोज है। तो मुझे लग रहा है ये लेवल 4200 वुड बी अ गुड टारगेट एज अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। ये स्टॉक में लॉन्ग नहीं होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, सेल करके जाना चाहिए। और मुझे लग रहा है 4200 वुड बी अ गुड टारगेट। और स्टॉप लॉस के तौर पर हम देखें तो अराउंड 4450 का स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रिटानिया पर ये भी, लेकिन 9 बज गए हैं और 9 के नवरत्न शेयर लेकर हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी अंश। अंश, बताइए क्या फोकस में रहेगा, एक्शन कहां पर होगा आज? जी बिल्कुल, हमारे नवरत्न के शेयर्स में सबसे पहला स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प का। इनके नतीजे इनलाइन आए हुए हैं एक्सपेक्टेशन से। रेवेन्यू में कुछ 4% की बढ़ोतरी दिखी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 47% का जंप दिखा है। मार्जिन में भी देखें तो पहले 11.4% था और अब 14.1% आया, तो यहाँ पे भी हमें इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। साथ ही साथ मैनेजमेंट के कमेंट्स भी आए हुए हैं। मिस्टर निरंजन गुप्ता जो सीईओ है, उन्होंने ये कहा है कि ग्लोबल मैक्रो के चलते थोड़ा अनसर्टेनिटी रह सकता है, लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस अब वापस आ रहा है, जिससे आगे काफ़ी ग्रोथ हो सकता है। ब्रिटानिया भी हमारे फोकस में है। रेवेन्यू कुछ 1.2% से ही बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 21-22% का जंप नजर आ रहा है। मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट दिख रहा है, 16.2% से बढ़कर 19.7% रजिस्टर किया गया है।
जेके टायर्स भी हमारे फोकस में है। रेवेन्यू में कुछ 4% की बढ़ोतरी नजर आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 96% का इंक्रीज नजर आया है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो पहले 51 करोड़ था और अब 242 करोड़ रिपोर्ट किया गया है, जो ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स का जंप नजर आ रहा है। यहाँ पे बोर्ड ने साथ में टायर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक्सपांशन का प्रपोजल भी एक्सेप्ट किया है। अभी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो है उसका यूटिलाइजेशन कुछ 95% है, तो ये जो प्रपोज कैपेसिटी है उसके चलते कुछ 19-20% की बढ़ोतरी हो जाएगी, जिसका इन्वेस्टमेंट कुछ 1025 करोड़ का है। त्रिवेणी टर्बाइन भी हमारे फोकस में, रेवेन्यू 32% से बढ़ा है, पैट 39 और एबिटा 34% से। केस इंटरनेशनल पे भी बात कर लेते हैं। रेवेन्यू में यहाँ पे हमें 11% की बढ़ोतरी नजर आ रही है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्लैट रहा है 55.8 करोड़ पर। जीएमडीसी भी फोकस में, इनके नतीजे थोड़े हल्के नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू 29% से गिरा है, पैट में भी 50% की गिरावट नजर आई है। मार्जिन भी पहले 31.7% था, उससे घटकर अब 13.8% का रजिस्टर किया गया है। टाटा स्टील पर भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे रेवेन्यू में हल्की गिरावट नजर आई है, 59,489 करोड़ से गिरकर 55,682 करोड़ रजिस्टर किया गया है, लेकिन बॉटम लाइन में कंपनी ने भारी लॉस रजिस्टर किया है। लॉस कुछ 6,196 करोड़ का है एज कंपेयर टू प्रॉफिट जो पहले 634 करोड़ का था। ये जो लॉस है वो एक्चुअली एक एक्सेप्शनल लॉस की वजह से हुआ है, जिसकी वैल्यू 6,899 करोड़ की है। जीएमडीसी पर भी बात कर लेते हैं। इनके भी रेवेन्यू 29% से गिरे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50% से, एबिटा 69% से और मार्जिन में भी 31.7% से गिर के 13.8% का रिकॉर्ड किया गया है। नैटको फार्मा पर बात कर लेते हैं। यूएस एफडीए ने इंस्पेक्शन किया था कंपनी के कठोर फॉर्मुलेशन यूनिट पर, जिसके चलते उन्हें फॉर्म 483 दे दिया गया है। इस फॉर्म 483 में कुछ 8 ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनमें से 2 ऑब्जर्वेशन सीरियस है और 2 मॉडरेटली सीरियस है। जो सीरियस ऑब्जर्वेशन है उसमें एक ये भी है कि इक्विपमेंट क्लीन और मेंटेन नहीं किया गया है। कंसर्न एरोलिक पर भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैक्वेरी की एक ब्रोकरेज नोट आई हुई है और उन्होंने न्यूट्रल की राय मेंटेन की है 345 के टारगेट प्राइस के साथ। मैक्वेरी के हिसाब से Q2 का एबिटा बिलो एस्टिमेट है। उनका मानना है कि डेकोरेटिव सेल्स कुछ 3.5% से ग्रो किए हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल सेल्स कुछ 10% से बढ़ा है Q1 में। वो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि डेकोरेटिव डिमांड आ सकता है डिलेड फेस्टिव सीजन की वजह से। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंश आपका इस सारे के सारे स्टॉक्स हम तक रखने के लिए। इसमें कंसाइन नैरोलैक पे एक बार रिपोर्ट जो नोवा शेयर है ना वापस से आप फायर कीजिएगा, यही एक बार पता कर लेते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। जय, एक बार आप जरा चेक करेंगे नैरोलैक का, कंसाइन नैरोलैक का सर्च करेंगे तो आपको शेयर मिल जाएगा। 345 का टारगेट है मैक्वारी का। तो कंसर्न एरोलैक की बात करें, अराउंड डेली चार्ट की हम बात करें तो 100 डे मूविंग एवरेज के अराउंड होवर कर रहा है पिछले कुछ दिनों से, और मुझे लग रहा है काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन पर भी था। और बर्जर पेंट्स का इवन हम चार्ट भी देखें तो वहां पर एक अच्छा मूव आया था। तो मुझे लग रहा है पेंट कंपनीज में मुझे अपसाइड दिख रही है, थोड़ा अपसाइड लिमिटेड है, बट यहाँ से बात करें तो 325 के अराउंड जो पहला टारगेट मुझे आता है वो दिख रहा है, बहुत छोटा टारगेट है, बट मुझे लग रहा है वो कवर करने के बाद ये स्टॉक में काफी अपसाइड हम आते हुए देख सकेंगे। तो 325 वुड बी ए स्ट्रॉन्ग इनिशियल रेजिस्टेंस एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट मार्केट टू रिबाउंड एंड वहां से 338 to 340 तक के टारगेट कंसर्न एरोलैक पर आते हुए दिख सकेंगे। ओके ठीक है। इंडिकेटिव टिक्स भी अब आपको आ ही रहे हैं, 2 मिनट बाद तो इंडिकेटिव टिक्स भी फ्रीज हो जाएंगे, लेकिन आज दिन इसलिए मैं थोड़ा पहले ईगरनेस दिखा रहा हूँ क्योंकि आज आप थोड़ी तैयारी करके रखिए। हो सकता है बाज़ार आपको आज साइडवेज ही रखे गैप के बाद, लेकिन अपने अपने स्टॉक्स को चुन के रखिए अच्छे से। मैं कुछ एक स्टॉक्स ही देख रहा हूँ जहाँ पर आज मेरे को लग रहा है कि थोड़ा मोमेंटम ठीक रह सकता है मार्केट का, वो मैं शेयर आपके सामने रखता हूँ। जैसे एक बार अगर आप स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे तो त्रिवेणी टर्बाइंस नंबर्स वाला शेयर है, ये आज गैप करेगा। इसके अलावा एक और शेयर है GSPL, ये गैप करेगा। मैं टॉप 50 काउंटर्स में से ज़रा आपको बता देता हूँ। एक HDFC लाइफ गैप करेगा, अपोलो हॉस्पिटल गैप करेगा। अपोलो हॉस्पिटल में एक बार टेक ले लेते हैं रत्नेश, ज़रा चेक करना अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल अभी काफी लंबे टाइम से कंसोलिडेशन में चल रहा है। अपने की एवरेजेस 200 मूविंग एवरेज के आसपास में ही ट्रेड कर रहा है, काफी अच्छे सपोर्ट लेवल पे है। तो मुझे ऐसा लगता है इसमें ट्रेड
अगर ये एक जो ट्रेड बनेगा इसमें थोड़ा सा वेट करके लेना चाहिए। 4890 के बाद में एक थोड़ी इसमें ब्रेकआउट आ जाएगा तो मेरे हिसाब से वहां पे एक ट्रेड ले ले तो ज्यादा एक सेफ ट्रेड रहेगा। वहां पे एक स्टॉप लॉस लगा ले, फिर 4840 रुपए का ऊपर में जो फिर टारगेट बन जाएंगे वो काफी बड़े टारगेट बन सकते हैं उस ब्रेकआउट के बाद में जो जाएगा 5050 तक के लिए। एक बार मैं आपको सारे शेयर्स ना 3-4 शेयर्स मोटे मोटे बता देता हूँ जहाँ पर आज आपको ना ट्रेड अच्छे मिल सकते हैं। जैसे ब्रिटानिया, अभिषेक अभी नंबर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, 2.5% ऊपर खुल रहा है, तो आपके पास अगर सौदा पड़ा हो तो आपके काम आएगा ये। आज सीधा ही 110 रुपये ऊपर खुलेगा ये। दूसरा LNT, कल परसों अजय इसके बारे में आपको डिस्कस कर रहे थे, बाकायदा मैनेजमेंट की कमेंट्री से भी आपको समझाया था कि इनके नंबर्स और इनकी कमेंट्री काफ़ी ठीक लग रही है। LNT आज गैप कर रहा है। इसके अलावा LTI माइंडट्री, मैंने आपको कल ये शेयर नोटिस करवाया था, आज ये गैप कर रहा है करीब 1.5% का। BPCL मैंने आज आपको नोटिस करवाया था, 1% ऊपर ये गैप कर रहा है, 4 रुपये ऊपर है। तो कुछ एक सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं जहाँ पर आप चाहें तो ट्रेड एक बार देख सकते हैं। आज गिरने वाले शेयर्स की सिर्फ संख्या बताऊँ, आपको अच्छा भी लगेगा सुन के, वो है मात्र एक टाटा स्टील। उसका जैसे अभी बॉटम लाइन बता रहे थे, यानी कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें काफ़ी ख़राब हुआ है, तो वो करीब 1.5% नीचे खुल रहा है। अदरवाइज़ ज़्यादातर शेयर ऊपर खुल रहे हैं टॉप 50 काउंटर्स की जो सूची है उसमें से। अभिषेक तो निश्चित तौर पर जो इंडेक्स में वेट रखने वाले स्टॉक्स हैं, अच्छा लगा आपको देखिए, LNT हो या फिर इन्फोसिस हो, आज वहाँ पर तेज़ी पर शुरुआत होने जा रही है। लेकिन एक बार जरा वोडाफोन आइडिया को रिव्यू करेंगे। कल हमने दिन के दौरान 12-13% के आसपास तक की तेज़ी देखी, फिर तेज़ी थोड़ी सीमित हो गई, 7-8% ऊपर ये शेयर बंद हुआ। 4-5 दिन में अगर हम बात करें तो ये शेयर चल चुका है, 20-22% के आसपास की तेज़ी इसमें हो चुकी है। जय, वोडाफोन आइडिया मान लीजिए कि आज फिर से अगर इसमें गैप अप ओपनिंग होती है अगर, तो आप सलाह क्या देंगे, क्या करना चाहिए? डेफिनेटली ये स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बना के रखनी चाहिए। जैसे स्विट्जरलैंड में टर्न अराउंड देखा था, ये स्टॉक में भी हम सेम टर्न अराउंड देख सकेंगे। स्टोरी सेम है। ब्रेकआउट टेक्निकली देखे तो काफी ब्रेकआउट अच्छा निकला। 12:30 के बाद ये स्टॉक ने जो अपसाइड दिखाया वो काफी रिमार्केबल था। RSI के फ्रंट से भी पॉजिटिव क्रॉसओवर है और एवरी टिक पॉजिटिव की तरफ टिक हो रहा है क्योंकि मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। वॉल्यूम काफी स्ट्रॉन्ग आया कल के दिन में। MACD के वहां से अच्छा दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है वोडाफोन आइडिया पर डेफिनेटली फ्रेश पोजीशन बनानी हो तो भी हल्के हाथ से बना के ये स्टॉक में लॉन्ग रहना चाहिए। और जैसे सुबह संजीव सर भी बोल रहे थे, ये स्टॉक में बुलिशनेस काफी है। मुझे भी लग रहा है ये स्टॉक में कम से कम 20 से 30% का अपसाइड जल्दी के दिनों में हम आते हुए देख सकेंगे। तो आइडिया पर लॉन्ग होना चाहिए आने वाले समय। आइडिया पर बुलिश व्यू बरकरार है। बाजार आज खुलेगा करीब करीब 125 अंक ऊपर, ये लेवल्स फ्रीज हुए हैं। सेंसेक्स 450 अंक ऊपर, और निफ्टी बैंक की बात करें तो उसी तर्ज पर 325 अंकों के आसपास की तेजी आपको शुरुआत में निफ्टी बैंक में होती हुई दिखेगी। लेकिन जरा कमोडिटी बाजार की ओपनिंग कैसे हुई है, वहां पर आपके लिए किन कमोडिटीज में ट्रेड के मौके बनेंगे, ये सारी जानकारी लेकर विश्वमोहन हमारे साथ हैं। विश्वमोहन बताइए। देखिए, गोल्ड और सिल्वर की शुरुआत अच्छी हुई है। कल नरमी दिखी थी, लेकिन आज ये जो तेजी दिख रही है, ठीक ठाक तेजी दिख रही है। चांदी में तो 500 रुपए से ज़्यादा की मजबूती है। सोना भी करीब करीब 75 अंकों की तेजी दिखा रहा है। हालांकि फेड के जो बयान थे वो बहुत ज़्यादा नर्म नहीं थे, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि ब्याज दरें कब कम होंगी इस पर ना तो वो विचार कर रहे हैं और ना ही इस पर कोई चर्चा हो रही है। और एक ब्याज दरें और बढ़ोतरी हो सकती है। और दिसंबर में भी रूल आउट उन्होंने नहीं किया कि ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी। तो ये कुछ सख्त बयान थे। और क्रूड की बात करें तो जिस तरह से ईरान की तरफ से बयान आया है कि वो इजराइल पर पाबंदी लगाने के लिए अपील कर रहे हैं मुस्लिम देशों से कि क्रूड ऑयल या फूड प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट वहाँ कम की जाए, तो उससे यहाँ पर सपोर्ट मिला। नेचुरल गैस पर दबाव है, लेकिन बेस मेटल्स में सारे ही काउंटर में आज तेजी दिख रही है। हालांकि ये तेजी बहुत सीमित है, सीमित दायरे में यहाँ पर कारोबार हो रहा है। लेकिन आज की तेजी में आपको गोल्ड और सिल्वर में क्या करना है, क्योंकि जिस तरह से कमेंट्री आई है उसका क्या असर होगा। तो ब्रोकरेज हाउसेस को लगता है कि आज बेच कर जाएं। ये जो तेजी आई है इसको बेचने के मौके के तौर पर देखें। वापस से 60,600 तक सोना आ सकता है। चांदी भी बेचने की सलाह है। उनको लग रहा है कि चांदी में भी ये जो तेजी आई है यहाँ पर बेचे। नीचे की तरफ 70,700 तक आ सकता है। और कच्चे तेल में भी सेल कॉल ही है आज के लिए। तो ये 3 टॉप ट्रेड है आपके लिए आज। बहुत बहुत शुक्रिया इन सब टॉप ट्रेड्स के लिए। आगे बढ़ते हैं और वापस अपने पैनलिस्ट के पास जाते हैं। जय, ये इंडियन मेटल एंड फेरो एलॉयज के स्टॉक को देखिए, 450 का भाव है। इम्फा के नाम से जाना जाता है। रिजल्ट्स बहुत तगड़े हैं और स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा था। आज भी गैप दे रहा है करीब 2% का। इस भाव से क्या इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है? ठीक, चार्ट देखिए इसका।
So just a second. IMFA, IMFA. जस्ट सो इन्फा का चार्ट हम देखें तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक ने भी काफी जो गिरावट आई थी वहां से अराउंड रिबाउंड काफी दिया है, ऑलरेडी थोड़ा चल चुका है, तो थोड़ा वेट करूंगा मैं। पिछले 4 दिनों से ये लगातार चल रहा है तो थोड़ा अभी वेट करूंगा। वीकली चार्ट पर कंसोलिडेशन काफी स्ट्रॉन्ग आता हुआ दिख रहा है, तो आई गेस अभी के लिए आई वोंट बाय दिस स्टॉक, थोड़ा वेट करूंगा। अगर बाजार के रुख के अराउंड चल रहा तो ये स्टॉक में अराउंड 440 के बाद मैं बाय करना स्टार्ट करूंगा। अपसाइड मुझे अच्छी दिख रही है, बट अभी 440 के बाद ही बाय करेंगे। 490 के टारगेट्स आते हुए दिख रहे हैं, सो वेट करेंगे 9 रुपए को ब्रेकआउट होने के लिए। सो इन्फा वुड बी समथिंग अपने रडार में रखना चाहिए, बट अभी के लिए थोड़ा अवॉइड करिए। 1-2 रुपए अभी 440 पर चल रहा है, 442 अराउंड बाय करने की सलाह है। 1 मिनट के बाद बाज़ार खुल जाएगा और इस बीच अगर आप आज देख रहे हैं स्क्रीन पर तो आपको थोड़ा फील गुड हो रहा होगा। काफ़ी दिनों बाद इस तरह का गैप मार्केट में मिल रहा है। भगवान से यही प्रार्थना है कि ये गैप मेंटेन रहे और थोड़ा बढ़ा सकें तो और बढ़ा दें, नहीं तो कम से कम इसको मेंटेन रखें। 19,200 पे एक रेजिस्टेंस है, आज मैं रेजिस्टेंस की बात बोल रहा हूँ, कल तक मैं सपोर्ट की बात बोल रहा था। एक और पॉइंट, बैंक निफ्टी पर अगर आप दिखा सकते हैं, बैंक निफ्टी में जो 43,000 का लेवल है ना, ये इंपॉर्टेंट एरिया है। इसको पार करके टिका रहा और ये बना रहा तो आपके बेहद काम आएगी बैंक निफ्टी भी, और हो सकता है मोमेंटम आपको बैंक निफ्टी में ज़्यादा मिल जाए। HDFC को सिर्फ चेक कर लेना वेटेज के हिसाब से, अदरवाइज दूसरे बैंक जैसे करूर, सिटी यूनियन बैंक, ये सब भी आज काम आ सकते हैं आपके। बढ़ने वाले शेयर्स में ब्रिटानिया, हीरो मोटोकॉर्प, L&T और अदानी एंटरप्राइजेज जैसे शेयर्स आज लीडर के तौर पर साबित होंगे। ये आज शुरुआत में ही ठीक खुल रहे हैं। और जो कमज़ोर शेयर है इकलौता, वो मैंने आपको बता ही दिया, वो है टाटा स्टील। एक टेक महिंद्रा भी है बट वो फ्लैट है, उसमें 10 पैसे की मामूली सी गिरावट है। ये टॉप काउंटर्स में बता रहा था। खैर 8 सेकंड बाद आप बाजार आज खुलता हुआ देखेंगे। एडवांस डिक्लाइन आज बेहद अच्छी होनी चाहिए। आज विक्स भी टूटना चाहिए, तो विक्स ब्रेकआउट कर रहा था। यस, आज एडवांस डिक्लाइन बेहद अच्छी है। करीब 150 शेयर हैं 1300 शेयरों के मुकाबले जो कमज़ोर खड़े सिस्टम में, और 127 पॉइंट, अब 132 पॉइंट के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी 43,000 के ऊपर ओपन किया इसने। अब दोनों लेवल बड़े क्रिटिकल हैं, 19,000 को बचाओ और 43,000 को टिका दो, तो आपके लिए शॉर्ट कवरिंग के थोड़े थोड़े रास्ते खुलेंगे। एकदम से नहीं आइएगा, जोर से सौदे प्लस मत कीजिएगा, ऑप्शंस लंबी रखिएगा। जो आपको करना है अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ कीजिए। ये कन्विक्शन बनाने का काम आज गैप अप कर रहा है, और एक इवेंट भी पास ऑन हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपके हक में जा रही हैं। थोड़ा FIs का रोल और सुधर जाए तो मज़ा आ जाएगा। हीरो मोटोकॉर्प आज ऊपर है, ये अपने सेल्स के नंबर की बदौलत ऊपर है। LTI, माइंट्री, हिंडाल्को, ब्रिटानिया, इन सब के पास अब 1-1.5% तक की बढ़त है। मेरी स्क्रीन पर अब सिर्फ 2 ही शेयर हैं, तो जैसे मैंने बताया टाटा स्टील एक नीचे है बस, और तो कोई शेयर ही नहीं। इनफैक्ट टेक महिंद्रा भी अब हर निशान में आ गया। तो आज 50 में से 49 शेयर्स आज हर निशान में हैं, और करीब 150 पॉइंट का गेन अब अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। एडवांसेस और बड़े हैं, अभी 1500 हो चुके हैं और डिक्लाइंस 150 हैं। तो आज का दिन ओपनिंग के लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ दिन भर में टिकाना है इसको, आप मत बढ़ाइए नंबर, सिर्फ टिकाइए, तब भी आपका काम हो जाएगा। तो आज का दिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं नेक्स्ट 50 जरा जल्दी से चेक कर देता हूँ आपके लिए। जोमेटो 105 पे चल रहा है, 2% ऊपर। PNB 2%, आज VBL ऊपर है, गोदरेज CP ऊपर है। एक चीज़ आज मैं नोटिस कर रहा हूँ कि अगर आज आप बड़े शेयर्स के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहाँ पे मोमेंटम शुरुआत में बहुत अच्छा आया है। अभी मिड कैप में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं आया, मिड कैप के शेयरों का परसेंटेज उतना नहीं दिख रहा जितना आपको बड़े शेयर्स में वापस से पुल बैक का परसेंटेज दिखेगा। तो वहाँ पे थोड़ा कन्विक्शन आज हाई है। कमज़ोर शेयर्स में अदानी विल्मर इकलौता से शेयर है जो 2-2.5% नीचे, 2 रुपये नीचे है। अदरवाइज वैसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं जरा अगर निफ्टी के 500 शेयर्स को जाके चेक करता हूँ ना, वहाँ पे स्पार्क, RBL बैंक, RAC, IOB, NCC, ये कुछ एक शेयर हैं। एक शेलेट होटल नाम की भी कंपनी है, वो भी आज शुरुआत में ठीक है। इन सब में वॉल्यूम भी है और प्राइस एक्शन भी है, इसलिए सारे शेयर्स मैंने आपको नोटिस कराए। अब हम हीट मैप की तरफ भी बढ़ते हैं।
150 अंक आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। आज मेरा थोड़ा टोन भी आप बदलते हुए देख रहे होंगे। कल तक मैं थोड़ा बुझा हुआ निराश होकर बोल रहा था, आज मेरा लेवल्स थोड़ा हाई है। उस वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत हो गई गिरावट, अब एक बार को रुकना चाहिए बाजार को। मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक हो गया, बट बाजार को रुक के एक एग्जिट रूट तो देना ही चाहिए। आज स्क्रीन पर अभी आपको कोई भी लाल शेयर नहीं दिखेगा। बढ़ने वाले शेयर ब्रिटानिया अपने नंबर्स की बदौलत, और इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेज आपको 1% की गेन के साथ सबसे लास्ट में दिखेगा। तो आज स्क्रीन काफ़ी अच्छी दिख रही है। फटाफट से अभिषेक आपको बता देंगे कुछ और शेयर्स के बारे में, फिर अजय आपसे सभी मेहमानों को कनेक्ट करके आपको ट्रेड भी बताएंगे ओपनिंग के। बिल्कुल, तो बाजार का मूड पूरी तरह से बेहतरीन हम कहेंगे, और अच्छी चीज़ ये है कि आज आईटी स्टॉक्स से सपोर्ट मिल रहा है। इन्फोसिस, एलटीआई, माइंट्री, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स आपको आज सपोर्ट देते हुए दिखेंगे। एचसीएल टेक में भी आज हम तेज़ी देख रहे हैं। लेकिन हम मिड कैप की बात करें तो पावर स्टॉक्स में फिर से तेज़ी लौटती दिख रही है। आरईसी, पीएफसी में करीब करीब 3% के आसपास की तेज़ी पर शुरुआत हुई है। बैंकिंग में और ख़ासतौर से छोटे बैंकों में आज एक्शन है, सरकारी बैंकों में भी और प्राइवेट बैंकों में भी। आपको आरबीएल बैंक 3% की तेज़ी पर शुरुआत करता हुआ दिखेगा। पीएनबी में 2.25% के आसपास तेज़ी है, और एक्सपर्ट 70 रुपए के भाव से पीएनबी पर लगातार बुलिश हो भी रहे हैं। तो यहां पर हमें तेज़ी देख रहे हैं। सीमेंट स्टॉक्स में कल थोड़ी सी हमने निराशा देखी थी, आज वहां पर थोड़ा सा मोमेंटम लौटता दिख रहा है। आप देखेंगे इंडिया सीमेंट्स में आपको तेज़ी पर कारोबार होता हुआ दिखेगा। तो मिड कैप में भी तेज़ी का माहौल पूरी तरह से बरकरार है। और अगर आप देखेंगे तो जेके टायर 11.5% के आसपास की तेज़ी वहाँ पर शुरुआत आज आपको देखने को मिलेगी। अगर आप पेंट में देखेंगे तो कंसाइन नेरोलॉय के नंबर्स आए थे, 2.5% की तेज़ी वहाँ पर है। बाकी मिड कैप बैंकों का जलवा आज हम देख रहे हैं कि बरकरार है। अब अजय के पास चलेंगे और अजय फटाफट आपको मेहमानों के पास ले चलेंगे और बढ़िया ट्रेड्स जानेंगे ओपनिंग के। जी हाँ, बढ़िया ट्रेड का वक्त हो चुका है। 500 पॉइंट्स से ज़्यादा तो उछाल हमें सेंसेक्स में ही नज़र आ रहा है। तो ओपनिंग ट्रेड्स के लिए जाते हैं, स्टार्ट करेंगे मितेश के पास। मितेश, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा आज? दोनों स्टॉक्स जो है वो 2 दिन से बहुत ही स्ट्रॉन्ग गिरावट में देखने के लिए मिले हैं, लेकिन आज बहुत स्ट्रॉन्ग रिबाउंड है। मुझे लग रहा है कि अगले 2 दिन के रिबाउंड चलेगा। पहला है पीएफसी, 3% ऊपर है, 250 के ऊपर, 245 के स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है। यहाँ पे एक री रेटिंग है, हमें 1 या 2 सत्र में 260 से 265 के टारगेट देखने के लिए मिलेंगे। और उसके ही साथ आरईसी का भी जो ट्रेड है वो 4% ऊपर है, 293। यहाँ पे भी री रेटिंग है, 300 प्लस के टारगेट आज के दिन में देखने के लिए मिलेंगे। 288 के स्टॉप लॉस से ले जाए, 300 पहला टारगेट, 305 दूसरा टारगेट। किरण, आपके ओपनिंग ट्रेड्स? सो ओवरऑल जैसे मार्केट में देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो एनबीएफसी काउंटर है वहां पे एक अच्छा खासा मोमेंटम है। तो कैनफिन होम आप देख सकते हो, कैनफिन होम 3-4 दिन से अपने मूविंग एवरेज क्लस्टर के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी आप देखोगे तो 770 के मल्टीपल हाइज है, तो कंडीशनल बाई रहेगा। 770 के ऊपर हम कैनफिन होम बाई करके जाएंगे। जैसे 70 का लेवल क्रॉस होता है, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 800 तक की एक रैली देख सकते हैं। जो हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 760 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो कैनफिन होम हमारा आज का प्रेफर्ड स्टॉक रहेगा। ओके, जय पटेल, आप बताइए आपके ओपनिंग ट्रेड क्या है? तो मैं कल भी रियल्टी स्टॉक्स पर बुलिश था, आज भी हूँ। लोडा डेवलपर्स मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है आज के दिन में। 829 के अराउंड अभी चल रहे हैं, 3% ऊपर है। ब्रेकआउट अच्छा आया रेजिस्टेंस के ऊपर, तो मुझे लग रहा है 855 के वहां पर ये स्टॉक जा सकता है 1-2 दिन के अंदर। सो काफी स्ट्रॉन्ग बज है। अभी बात करते करते 5-6 रुपया बढ़ गया, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में डेफिनेटली बुलिश होना चाहिए आज के दिन के लिए, और काफी अच्छा मोमेंटम भी है ये स्टॉक में। रत्नेश का ओपनिंग ट्रेड बाकी है। रत्नेश, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड। ओपनिंग ट्रेड मेरा भी लोधा था। हालांकि दूसरा स्टॉक भी एक अरविंद में मुझे काफी अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। कल के सत्र में कंसल्टेशन हो, वापिस से इसमें तेजी बन सकती है। इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 191 का। ऊपर में टारगेट जो दिखते हैं वो मुझे मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इसमें 210 रुपए तक के लिए आते दिख सकते हैं। और एक इंडाइसिस पे भी जरूर मैं ध्यान देना चाहूंगा थोड़ा सा, फिन निफ्टी के ऊपर। निफ्टी बैंक निफ्टी काफी बात करी, मुझे ऐसा लगता है आज के सत्र में थोड़ा फिन निफ्टी पे ध्यान देना चाहिए। इसमें काफी अच्छी तेजी हमको देखने को मिल सकती है। विनीत, मैं आपसे एक स्टॉक डिस्कस करना चाहूंगा। 2-3 दिन से उसमें हरकत है। न्यूली डीमर्ज और लिस्ट होकर कंपनी हुई है मिर्जा इंटरनेशनल से, रेड टेप। सुना है कि उन्होंने कुछ मैनेजमेंट से मीटिंग भी की है और अर्निंग्स वगैरह का व्यू ले रहे हैं बाजार। आपने देखा है स्टॉक को? नहीं, हमने बहुत पहले देखा हुआ था। ये ब्रांड पे हम काफी बुलिश है। We think that this brand can become a market leading brand, और हमें लगता है कि इनके शेयर आपको डिक्लाइन में एक्यूमुलेट करने चाहिए। It is a phenomenal stock,
वेरी वेल रिसीव ब्रांड है और इसकी परसेप्शन भी अच्छी है, तो हमें लगता है कि इसका फॉलो थ्रू भी काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, मार्केट धीरे धीरे करके 10-10 पॉइंट और जोड़ रहा है और इस समय बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर 166 पॉइंट की बढ़त तो निफ्टी पे आ चुकी है। ये खुला ऐसा नहीं था 166 था, खुला 135-140 पॉइंट ही था, उसके बाद इसने और पॉइंट्स भी जोड़े हैं, तो इट्स ए गुड साइन। एक बार ना फिन निफ्टी भी आप दिखा सकते हैं, तो एक बार दिखाइए, जैसे अभी रत्नेश भी आपको बता रहे थे, एक्चुअली वो 200 दिनों के एवरेज के ऊपर आया उसके फ्यूचर्स, और मेरे को लग रहा है यहाँ पे भी पुल बैक आएगा। इसलिए अगर आप फिन निफ्टी सीधा नहीं लेना चाहें ना, तो आप फाइनेंस से जुड़े हुए काउंटर ज़रूर देखिएगा। आज एक मिसफायर हुआ है, वो LIC हाउसिंग फाइनेंस। एक बार जरा स्क्रीन पर दिखाइए, नंबर्स उतने ख़राब नहीं लग रहे थे, ये शायद का चला हुआ शेयर था या रेंज में था, वो उतना अच्छे से आज परफॉर्म नहीं कर रहा। ये आप LIC हाउसिंग फाइनेंस को देख पा रहे हैं, बकायदा 1% नीचे है। ये एक मैं बोल सकता हूँ एक मिसफायर के तौर पर आप आज मार्केट के अंदर इसको कैलकुलेट करें। एक और चीज़ है, रिलायंस की एक हमने कॉल आपको बताई थी 2240 वाली, स्क्रीन पर दिखा सकते हो 2240 वाली कॉल। हम पिछले 3 दिन से बता रहे हैं कि आप इस कॉल को ज़रूर एक्युमुलेट करके रखो और इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। रिलायंस ने कल भी इज्जत रखी काफ़ी मार्केट की, और आज भी 21 रुपये जोड़कर ये इस कॉल को भी एक्टिव कर रहा है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज खुद भी अपने आप में ठीक हो रहा है। या आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, यही कॉल जो 2240 की मैं आपको दिखा रहा है, 96 रुपीज़ की हो गई है। मेरे को ध्यान है 71 पे हमने डिस्कस की थी, शायद जय से ही पता किया था। जय, आपसे पता किया था ना मैंने ये 2240 की स्ट्राइक वाली कॉल। एग्जैक्ट लास्ट थर्सडे को रिलायंस का फ्यूचर और रिलायंस का कॉल ऑप्शन दोनों मैंने ही दिए थे 2240 पर, अराउंड 70 के वहां पर प्राइस थे, 110-120 के टारगेट्स थे, और इवन मंडे को भी 5-10 रुपए के लिए ही रह गया था रिलायंस का फ्यूचर हिट होने में। सो बेसिकली अभी भी स्ट्रेंथ काफी है रिलायंस में, और आज आई गेस आज के दिन में ही हो सकता है रिलायंस का जो टारगेट था। शेयर मेरी लिस्ट में और है कैश सेगमेंट में। वैसे तो लोढ़ा ऑलरेडी ज़्यादातर मेहमानों ने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अगर आज आप देखेंगे ना, REC और PFC भी काफ़ी एक्शन में है। क्या थोड़ा लेट हो गए क्या मितेश? ये 4% ऊपर आके शेयर ट्रेड कर रहे हैं। सर बिल्कुल लेट नहीं हुए, जैसे हमने 297 पे भी कॉल डिस्कस की थी REC PFC के, ये री रेटिंग है। और जैसे हमने मस्गांव डॉक में जो रैली देखी है, दूसरे PSU काउंटर्स में रैली देखी है, ऐसी ही रैली REC PFC में देखी जाएगी गोइंग फॉरवर्ड। और मेरे हिसाब से REC बहुत जल्द हम 320 से 330 के लेवल्स पे डिस्कस करेंगे, तो डेफिनेटली ये री रेटिंग है, क्योंकि अगला हाई आज के दिन में क्रॉस हो चुका है दोनों REC PFC का, और यहाँ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। तो करंट लेवल के ऊपर डेफिनेटली REC PFC को कंसिडर किया जा सकता है। REC PFC जैसे शेयर्स पे बिल्कुल कंसिडर किया जाए। एक और चीज़ है, आज ना मार्केट भले आपको अभी ये चलता हुआ दिख रहा होगा 170 पॉइंट ऊपर 19,160 का, लेकिन इसमें ना एक फ्रीक ट्रेड भी आया हुआ है मेरे पास, जो इसमें दिख रहा है चार्ट में, वो एक फ्रीक ट्रेड भी है। मैं एक बार कंफर्म कर लूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा उसका लेवल क्या है। वैसे मेरे हिसाब से वो 19,450 दिखा हुआ है। वो एक बार मैं ज़रा कंफर्म कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि अभी वो हाई में भी नहीं दिखा रहा है, लेकिन वो एरो में मेरे चार्ट पे शो कर रहा है। तो एक बार कंफर्मेशन आ जाए तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि अगर ये कई बार ऐसा लगता है सौदा तो 19,400 तक भी मार्केट चला जाए, कोई बड़ी हैरानी नहीं होगी मेरे को। दूसरे एक और शेयर है जिस पे आज ट्रेड वापस से देखा जा सकता है, वो है जी एंटरटेनमेंट। क्या इस पर भी आज कुछ सौदा बनाए? जी एंटरटेनमेंट, एक बार किरण आपकी रिकमेंडेशन। और किरण से बात नहीं पाएगी। मितेश आप ही जरा चेक करेंगे जी एंटरटेनमेंट। मैं थोड़ा पोजिशनली रखूंगा, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, मैं पूरे नवंबर का महीना रख सकता हूँ। डेफिनेटली जी एंटरटेनमेंट में डिम्पी जी आपने जो बोला वो वही मेरी कमेंट्री का पार्ट था, कि इसको आपको पूरे महीने के लिए या थोड़ी लंबी अवधि के लिए रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी री रेटिंग हुई है। हमारे हिसाब से 268 का लेवल जो है वो क्रॉस हो चुका है। कंफर्टेबली स्टॉक्स 271 270 पे ट्रेड हो रहा है, तो अब की बारी जो है वो स्टॉक 300 प्लस जाएगा। तो डेफिनेटली करंट लेवल के ऊपर जी एंटरटेनमेंट में या जी टीवी में खरीदारी की जा सकती है।
ठीक है, अब मैं आपको ना जरा इंडिया विक्स वापस से दिखाता हूँ। जी 5% टूटा है। देखिए जिस जगह से आपको ब्रेकआउट होना चाहिए, अगर वहाँ से ब्रेकआउट फेल हो जाए ना तो आपके लिए हक की बात है। 2-3 चीज़ें रात को बहुत तेज़ी से सुधरी हैं। पहला, एक तो इंडिया विक्स आज शुरुआत में कमज़ोर है, अब ये पुल बैक नहीं दे रहा फिलहाल के लिए, तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, FIs 13% से 14.5% तक आए, 1.5% बढ़े, मेरी उम्मीद से कम है, कम से कम 5% बढ़ना चाहिए था। तीसरा पॉइंट, जो फेड वाला ट्रिगर है वो पास ऑन हो गया और बाकायदा आपको अच्छे रिटर्न्स गैप भी देके गया है। तो मार्केट के पास अब आप 175 पॉइंट इसलिए देख पा रहे हैं। ये 40 पॉइंट तो खुलने के बाद तेज़ हुआ है, नहीं तो आप खुद जानते हैं कि 40 पॉइंट निफ्टी को कवर करने में 4-4 घंटे लग जाते थे। तो जब मोमेंटम आता है ना मार्केट का, वो भी फास्ट आता है, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और फिर रेजिस्टेंस को वेट करना चाहिए। जैसे अब 19,200 पे आके फिर रुक सकता है निफ्टी। तो अब आप अगर जाग रहे हैं और आप ये सोचेंगे कि मैं बहुत बड़ा पैसा कमा लूँगा इंडेक्स से, तो फिर आप थोड़ा सावधानी रखिए, अपने वित्तीय सलाहकारों को जगाइए, नहीं तो ईटीना स्वदेश को सुबह से देखना शुरू कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हम आपके सामने आसान भाषा में सीधा सीधा रखने की कोशिश करते हैं। अभिषेक के पास कुछ और शेयर्स भी हैं और अजय भी इनफैक्ट डिब्बी अपने में शेयर्स आपको के एक साथ तैयार हैं। इंपॉर्टेंट खबर अजय, बता पहले दूं, आपके पास कोटक ही महिंद्रा आता हूं। बैंक का चार्ट लेके आए डायरेक्टर साहब। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई है कोटक महिंद्रा बैंक में, जिसकी वजह से वो डेज हाई की तरफ जा रहा है। 2% ऊपर अब हो गया कोटक, और विनीत हमारे साथ बने हुए हैं। कोटक महिंद्रा ने एक स्ट्रेटेजिक अलायंस की है ज्यूरिक इंश्योरेंस के साथ, और जिसके अंतर्गत ज्यूरिक इंश्योरेंस मेजॉरिटी स्टेक खरीदेगा कोटक जनरल के कारोबार में। ज्यूरिक इंश्योरेंस 51% कोटक जनरल में खरीद लेगा। कोटक में जब से जो नए मैनेजमेंट आए हैं उनका भी क्लैरिटी आई है। एक बाय ऑन डिप जैसा काउंटर ये बन गया है, और इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत मजबूत है अभी, क्योंकि 2 साल से स्टॉक चला ही नहीं है और अब वो भी इशू हो गया। आप देखिए एक के बाद एक डील्स आ रही हैं, ये जल्दी स्टोरी आपके टिकर पे भी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन विनीत से मैं एक बार पूछता हूँ, विनीत कोटक को कैसे देखते हैं आप? नहीं, डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग प्राइस पॉइंट पे खड़ा है, और यहाँ से हमें लगता है कि यू हैव वेरी लिटिल टू लूज एंड एवरीथिंग टू गेन। तो डेफिनेटली ये स्टॉक में मैं रिवाइवल देख रहा हूँ यहाँ से, और एक काफी लॉन्ग टाइम से स्टॉक कंसोलिडेट किया है, तो यहाँ से ये काफी अच्छी तरह से चल सकता है। इस मार्केट के बिल्कुल रेडार में नहीं है ये स्टॉक, और ये प्राइवेट बैंक्स में एक डार्क हाउस इमर्ज हो सकता है। ओके, तो ये जो है कोटक ने एक ट्रांजैक्शन आया है, 3 साल में एडिशनल 19% स्टेक खरीद सकते हैं। 1600 करोड़ का फ्रेश ग्रोथ कैपिटल आ जाएगा इस ट्रांजैक्शन के बाद। इस स्टॉक को आप ध्यान में रखिए। अभी अभी आपको विनीत ने ही रेड टेप पे बताया था 4% ऊपर हो गया, उसमें 2% ऊपर था। तो देखिए वहाँ भी एक बाजार का एक कंप्लीटली ब्रोकन डाउन स्टॉक है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने आपको 120 रुपये से बताना शुरू किया था, टेक्निकल्स फंडामेंटल हर तरीके से। वो है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। वापस रेडार से हट गया है, लेकिन व्यू ये आ रहा है बाजार में कि इसका वर्स्ट शायद इसके पीछे है। अगर ये वाकई किसी ग्रोथ दिखाने लगे अपनी लोन बुक में विनीत, तो क्या बाजार इसको मौका देगा, या इतना हाथ जला हुआ है कि दूध का जरा छाछ को भी फूक फूक के पिएगा? एक्चुअली देखिए, इसमें ना काफी मल्टीपल कॉर्पोरेट एक्शन हुए, मैनेजमेंट चेंज हो गए, बिजनेस पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है, एंड काफी रिस्क कंट्रोल मेजर्स भी लाए हैं। तो ये स्टॉक डेफिनेटली मेरे हिसाब से चल सकता है। इसे नए नजरिए से, नए मैनेजमेंट आने के वजह से एक रीबाउंड स्टॉक के हिसाब से देख के इसमें बाइंग करना चाहिए। ठीक है, इंडिया बुल्स हाउसिंग पर ये व्यू। मिड कैप में भी आज एक्शन लौटा है, क्योंकि हमने देखा है कि थोड़ी सी एक जो बाधा नजर आ रही थी यूएस फेड को लेकर, कम से कम फिलहाल वो दूर होती दिख रही है। अगर आप मिड कैप की लिस्ट को देखेंगे तो वहां पर बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जहां पर आज 8% 10% के आसपास की तेजी है। जेके टायर में हम देखने की नतीजों के बाद बढ़िया मोमेंटम बना है, 9-10% ऊपर ये शेयर है। स्पार्क के बारे में जरा एक व्यू दीजिए किरण आप, क्योंकि हम कुछ सत्र से मोमेंटम देख रहे हैं। 220 रुपए के भाव से अभी ये शेयर 250 रुपए के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। आज बढ़िया तेजी है 6% के आसपास की। ठीक है, रतेश आप व्यू दीजिए, स्पार्क में क्या करना चाहिए? इस तेजी को राइड करें या फिर थोड़ी ज्यादा हो गई है, थोड़ा सा कूल ऑफ होने का इंतजार करें? नहीं, अभी काफी अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है इसमें। स्पार्क में तो अभी ऐसा बहुत ज्यादा इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा तेजी होगी अभी भी, और उसमें रूम बाकी है तेजी के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ले रखा है तो बिल्कुल इसमें इसको बने रह सकते हैं। 230 रुपए के स्टॉप लॉस से बिल्कुल इसको
तेजी को राइड करें, मेरे हिसाब से 260 रुपए तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। ठीक है, 260 रुपए के टारगेट स्पार्क में आपको देखने को मिल सकते हैं। कैश का एक और शेयर टाइल्स वाले सेगमेंट से एशियन ग्रेनिटो, और हमने 3-4 महीने में बहुत अच्छे मूव्स देखे हैं। मतलब 45-50 रुपए का शेयर था, अभी 80 से 90 रुपए के रेंज में पहुंच गया है। 2.5% की तेजी आज दिख रही है एशियन ग्रेनिटो। जय, कितनी चमक अभी बाकी है और इसके चार्ट्स क्या कह रहे हैं? तो वीकली चार्ट पर मुझे चमक बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 97, 96 के टारगेट्स यहाँ से दिख रहे हैं। बहुत थोड़े टारगेट्स बढ़े, अराउंड 15-20% जितना है, बट मुझे लग रहा है डेफिनेटली जब से 100 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक वीकली चार्ट पर ट्रेड कर रहा है, उसके नीचे अभी तक नहीं आया और उसके ऊपर कंटिन्यूसली बढ़ा हुआ है। कंसोलिडेशन के फेज से अभी आज के दिन में अपसाइड दिखाया, तो मुझे लग रहा है 98 97 के वहां एक टारगेट हम लेके चल सकते हैं जो 200 दिन की मूविंग एवरेज के नियर है। तो मुझे लग रहा है अपसाइड काफी पोटेंशियल ये स्टॉक में दिख रहा है, तो बाय करके जाना चाहिए ये स्टॉक में। किसी को स्टॉप लॉस रखना हो तो थोड़ा यहाँ पर अराउंड 79 का 77 79 के बीच का रख के ये स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। आज का दिन बैंकिंग स्टॉक्स के लिए काफ़ी अच्छा है। एक भी शेयर ऐसा नहीं है बैंक निफ्टी का जो आज लाल निशान में हो। सभी के सभी शेयर राइट फ्रॉम HDFC जिसकी सबसे बड़ी वेटेज है वही सबसे ऊपर है आज, परसेंटेज में भी हेल्प कर रहा है। कोटक के बारे में तो ऑलरेडी अजय ने आपको खबर आने से पहले ही दूसरे चैनल्स पे खबर चले उससे पहले ही आपको बता दिया था कि ज्यूरिक इनके इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर हिस्सेदारी ले रहा है 51%। और आपको पता ही कि भारत में फॉरेन पार्टिसिपेंट इसी तरीके से आते हैं, वो मेजोरिटी या माइनॉरिटी स्टेक लेके उनके ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज का बिजनेस ऐसे ही है इंडिया में। कोटक, एक्सिस, SBI, इंडसइंड सभी के सभी ऊपर हैं और आज ये काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। तो आज बैंकिंग पे अपनी नज़र रखिए और बैंक निफ्टी पे भी रखिए क्योंकि उसने एक और हर्डल को पार कर लिया जिसको हम कहते हैं 43,300 का फ्यूचर्स में। अभी स्पॉट में नहीं है बट फ्यूचर्स में पार कर लिया। आगे बढ़ते हैं, एक दो शेयर जरा और चेक कर लेते हैं कि जहाँ पर आज मोमेंटम आपको मिल जाएगा। एक गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स नाम की कंपनी है, GAEL, आप एक बार उसको जरा फायर करेंगे क्या? जय, आपकी रिकमेंडेशन चाहिए इस पे। GAEL, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स। सो डिम्पी जी, एक अपडेट देना चाहता हूँ। कल जो मैंने स्टॉक रिकमेंड किया था अबेरो रियल्टी, वो उसका टारगेट अभी हिट हो चुका है और मुझे लग रहा है काफी अभी भी अपसाइड दिखा सकता है। इवन लोडा में भी काफी अपसाइड अभी दिख रहा है, तो रियल एस्टेट रियल्टी सेक्टर पर बने रहना चाहिए। और गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड जो आपने अभी बताया वो मुझे अभी लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में दिख रहा है। काफी टाइम से सेम लेवल्स रेंज बाउंड दिख रहे हैं, अराउंड 340 से लेके 3 अराउंड 310 के बीच में चल रहा है। सो आइदर ऑफ द रेंज के लिए ब्रेकआउट इफ आएगा उसके बाद वी विल थिंक ऑफ बाइंग दिस स्टॉक अराउंड 340 के ऊपर। मुझे लग रहा है जब रेंज आएगा तब बाय करने की चेष्टा हम कर सकते हैं। अभी के लिए थोड़ा अवॉइड करने की सलाह रहेगी मेरी। ठीक है, डन। एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, BPCL हैं अलग अलग कंपनीज के शेयर, लेकिन फिर भी किसमें कोई ऑप्शंस का ट्रेड बनता है? रत्नेश जी आप देख सकते हैं, एक्सिस बैंक का अगर चार्ट ठीक है तो फिर ऑप्शन चेक करना, BPCL का ठीक है तो फिर BPCL के ऑप्शन बताना, नहीं तो फिर तीसरा है बजाज ऑटो। आप पहले चार्ट सेलेक्ट करो, अगर आपको जो ठीक लग रहा है ना फिर उसकी ऑप्शन देख के मेरे को बताना कि कोई ऑप्शन लेना चाहता हूं मैं, एक्सिस, बजाज, BPCL में से कोई एक। 2 मिनट का समय डिम्पी जी, मैं चेक करके बिल्कुल इसमें आपको अपडेट देता हूँ। रत्नेश आपसे नहीं पाएंगे वो बात, ठीक है कोई बात नहीं। जय आप देख पाएंगे? चलो मैं एक शेयर और कम कर देता हूँ, BPCL हटा देता हूँ, बजाज ऑटो और एक्सिस बैंक के कोई ऑप्शन ट्रेड लेना चाहता हूँ। जय आप जरा चेक करके बताएंगे, बजाज ऑटो और एक्सिस बैंक का कोई ऑप्शन। तो बजाज ऑटो और जस्ट अ सेकंड, सो एक्सिस बैंक के लिए मुझे लग रहा है अराउंड हम जस्ट अ सेकंड ऑप्शन। टाइटन में भी आज बहुत ज़बरदस्त मूव आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें टाइटन का चार्ट लेके आए रत्नेश, 2% ऊपर, इनफैक्ट नीचे के लेवल से गैप अप के बाद ऊपर बढ़ता चला जा रहा है 50 रुपए। क्या टारगेट्स बन सकते हैं इसमें? टाइटन के चार्ट में आप देखेंगे काफी अच्छा एक सपोर्ट लेके चला है और यहाँ पे वापस से अपने की एवरेजेस के ऊपर 50 दिन के ऊपर निकल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बिल्कुल तेजी जो बनती है जो बनी हुई है वो बिल्कुल बरकरार रहेगी।
ऊपर में टारगेट थोड़ा सा अगर मिड टर्म के लेना चाहेगा तो 3290 रुपए तक के भी टारगेट इसमें हमको आते हुए दिख सकते हैं। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पास का बैठेगा, तो पोजिशन लेगा तो 3170 3170 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के ये ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक है, ये ट्रेड इंडसइंड बैंक को लेके आई है। विनीत है हमारे साथ। विनीत चले गए हैं। ओके, इंडसइंड बैंक में खास बात यह है, अगर आप एक साल का चार्ट देखें, अभी बैंक अंडर परफॉर्म भी किए तो ये स्टॉक घटा नहीं। एक तरफ तो ये घटा नहीं और अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है। आपको हमने एक खबर दी थी अभी, हिंदुजा ग्रुप इसके अंदर अपना शेयर भी बढ़ाना चाहता है। 1450 पे इस समय अटका हुआ है। मितेश, ये देखिए चैनल में है, घटता भी नहीं है, लेकिन क्या ये राइप है? क्या ये इस चैनल से बाहर निकल सकता है अब यहाँ से? नहीं, इसका इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो 1480 का है। तो जब तक 1480 क्रॉस नहीं करेगा अजय जी, वो 1420 लोअर एंड पे, 1480 अपर एंड में, यही रेंज में कंसोलिडेट होगा। वीकली चार्ट के ऊपर 1480 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रीरेटिंग स्टॉक की होगी, और वो केस में 1 से 2 महीने में 1600 तक के टारगेट हम देख सकते हैं। तो डिसाइडर लेवल जो है, ट्रेंड डिसाइडर लेवल, वो है 1480। ठीक है, ट्रेंड डिसाइडर लेवल 1480 इंडसइंड बैंक के लिए अच्छी तेजी। आज बैंकिंग में आपको चौतरफा तेजी दिखेगी, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मिड कैप चल रहे हैं या फिर स्मॉल कैप, लार्ज कैप, सारे के सारे चल रहे हैं। निफ्टी के मुकाबले जो रफ्तार है आज निफ्टी बैंक की वो ज़्यादा है और लाजमी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं फेड पर नज़र थी। अगर सरप्राइज आता तो थोड़ा मूड ख़राब होता, लेकिन सरप्राइज आया नहीं। जो अनुमान था उसके मुताबिक ही पॉलिसी आई, नो चेंज और रेट्स ऑन होल्ड। 500 अंक ऊपर है निफ्टी बैंक। पावर स्टॉक्स का जलवा बरकरार है। आज हम देख रहे हैं कि आरईसी पीएफसी में गर्मी थोड़ी सी और बढ़ गई है। आरईसी का शेयर अब इस वक्त 6% ऊपर कारोबार कर रहा है वायदा में, और पीएफसी में है 4.5% के आसपास की तेजी। आज हम देख रहे हैं कि डिक्सन टेक में अच्छे मूव्स हैं। रत्नेश जी, डिक्सन टेक को जरा आप चेक करेंगे क्या? क्योंकि अगर हम फंडामेंटली बात करें तो माहौल अच्छा है, लगातार बड़ी बड़ी कंपनी से डील की खबरें भी आ रही हैं, और आज अभी फिलहाल ये जहां से शुरुआत हुई वहां से शेयर ऊपर चल के डे हाई पर ट्रेड कर रहा है, और लगातार दूसरे सत्र में अच्छी गर्मी है। डिक्सन टेक आप कहां तक जाते हुए देख रहे हैं? डिक्सन टेक देखा गेप अप दिया है ओपन, हालांकि 15 मिनट का इंटरडे चार्ट देखूं तो थोड़ा सा अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर लगा है। तो अगर किसी को आज के सत्र के लिए फ्रेश ट्रेड लेना तो 5325 रुपए का एक लेवल है, अगर उसके ऊपर ट्रेड लेना चाहिए 5325 के ऊपर, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये बियर कैंडल बनी थी वो पूरी कवर कर सकता है। तो 5380 ये टारगेट आ सकते हैं। स्टॉप लॉस लगा लेंगे। एक्चुअली थोड़ा सा वोलेटाइल स्टॉक रहता है, थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा मैं। तो 5270 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब 5325 5325 के ऊपर ये ट्रेड लेना चाहिए। डिक्सन टेक पर ये व्यू। वाटिक वाबाग जो कि वाटर ट्रीटमेंट वाली कंपनी है, और आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि बढ़िया तेजी इसमें बन रही है शुरुआत के साथ ही। करीब करीब आपको ये 6-6.5% ऊपर शेयर दिखेगा। 500 रुपये का एक आंकड़ा इन्होंने क्रॉस किया है। जय, 500 रुपये क्रॉस करना है, क्या कोई ट्रिगर इसके लिए है? पहले तो ये बताइए। दूसरा, चूंकि इसमें धीरे धीरे करके स्टीम बन रही है लगातार, कहां तक के आप लेवल्स देख रहे हो? मान लीजिए किसी को अगर पोजिशनल रखना हो महीने भर के लिए तो क्या टारगेट्स होंगे आपके? तो वाबाग में 500 रुपये डेफिनेटली एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, वो क्रॉस करना थोड़ा कठिन होता है, और वो क्रॉस कर दिया ये स्टॉक ने काफी वॉल्यूम के साथ, वो भी तो दैट वुड बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। प्लस वो सस्टेन भी कर रहा है 506 508 के लेवल्स। इवन राउंडिंग बॉटम पैटर्न का भी एक कंप्लीशन दे रहा है अराउंड 506 507 के अराउंड। सो डेली चार्ट पर मुझे ये स्टॉक काफी बुलिश लग रहा है। कल के दिन में थोड़ा हमने नरमी देखी थी, बट आज वो वापिस से अच्छा खासा बढ़ के चल रहा है। तो मुझे डेफिनेटली अपसाइड आता हुआ दिख रहा है। यहाँ से अराउंड 540 तक के टारगेट्स आते हुए हम देख सकते हैं वाटेक वाबाग पर। सो लॉन्ग होना चाहिए ये स्टॉक में। सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है, हर मूविंग एवरेज के कंजेशन के ऊपर चल रहा है। सो 540 वुड बी एन आइडियल टारगेट फॉर दिस स्टॉक। एक ऑर्डर की खबर थी 630 करोड़ रुपए का, ठीक ठाक ही ऑर्डर कहना चाहिए इस साइज की कंपनी के लिए, और जिस सेगमेंट में ये ऑपरेट करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि टाइटन में अच्छी तेजी है। अगर आप ज्वेलरी स्टॉक्स में बाकी अगर देखेंगे तो आपको टीबीजेड ऊपर देखेगा, लेकिन थंगामाइल ज्वेलरी चूंकि इनके नतीजे थोड़े से कमज़ोर साइड पर आए थे, और इसके बाद हमने शेयर में कल प्रेशर देखा भी था। आज भी ये गिरावट के साथ ही कारोबार कर रहा है, और 7-8% फिलहाल ये थंगामाइल का शेयर आपको कमज़ोर होता हुआ दिखेगा। थंगामाइल, किरण चेक करेंगे
कितना इसमें और दबाव आ सकता है? 7% नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, रत्नेश आपसे व्यू चाहेंगे, बताइए क्या करना चाहिए थंगामाइल में? थंगामाइल में डाउनवर्ड गैप एरिया हमको नजर आ रहा है। कल के सत्र में एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फॉर्मेशन में 50 दिन मूविंग एवरेज के नीचे भी ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। तो किसी के पास में अगर नीचे का है तो मेरे हिसाब से उनको जरूर मुनाफा बांध लेना चाहिए। तो थोड़ी सी फ्रेश लॉन्ग अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर ये आज के सत्र में कहीं ना कहीं 1160 के नीचे अगर बंद देता है, थोड़ा सी इसमें वीकनेस बढ़ सकती है। तो थोड़ा सा फ्रेश लॉन्ग अवॉइड करो, जिनके पास में है थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। जय, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा था, वो था एक्सिस बैंक या बजाज ऑटो का कोई ऑप्शन का ट्रेड मिला कि छोड़ दे सर उस क्वेश्चन को? डेफिनेटली एक्सिस बैंक का अराउंड 580 का हम 980 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके ये स्टॉक पर ट्रेड कर सकते हैं। अराउंड 23-24 के अराउंड चल रहा है। सो मुझे लग रहा है अपसाइड डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर में भी जैसे अपसाइड दिख रही है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक 1000 के पार जब जाएगा तो काफी अपसाइड देख सकेगा। सो ये 980 का कॉल ऑप्शन वुड बी अ गुड एंट्री पॉइंट। अराउंड 23-24 के वहां पर है। टारगेट्स अराउंड मुझे 30-32 के बीच में लग रहे आने वाले दिनों में। सो ये ट्रेड हम डेफिनेटली ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस रखना हो तो अराउंड 19.5 to 20 के बीच में रख के ये स्टॉक पे ट्रेड कर सकते हैं। ओके, ठीक है। ये कॉल हमने आपके सामने लाइव लगा रखी है, 980 के स्ट्राइक की कॉल है। ये 30 नवंबर को एक्सपायर होगी, इसमें कोई वीकली नहीं होता। आप इस कॉल को रखिए। ऑलरेडी हमने आपको इससे पहले 2240 वाली रिलायंस की कॉल भी दिलवाई हुई है, जिसका 6-7 रुपये का भी और मूव और रह गया, उसका भी टारगेट हिट हो जाएगा। तो सेलेक्टिव ऑप्शंस पकड़िए आप और वो काम बनेगा। एक्सिस बैंक पूछने का मतलब ये था, एक तो ये ब्रेकआउट का कैंडिडेट है, ये हमने लेवल्स भी आपके लिए लिख दिए। आपका स्टॉप लॉस कम है और टारगेट अच्छे हैं, आप इस सौदे में एक बार उतर के आइएगा। दूसरा, आज आप परसेंटेज में आपको दिखाऊं एक बार, निफ्टी और बैंक निफ्टी का फ्यूचर वाली प्लेट आप दिखा सकते हैं 1 मिनट के लिए, और साथ ही जरा दोनों प्लेट की कैश वाली को भी दिखाइए। आज परसेंटेज में भी बैंक निफ्टी में ज़्यादा तेज़ एग्रेशन है, और ये आपको हमने कई बार क्लियर भी किया हुआ कि इवेंट, खासकर फेड की इवेंट के आसपास वाला, ये इसमें बैंकिंग बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है, और ये हमने आपको सुबह भी नोटिस करवाया था। और सभी बैंक्स तेज़ हैं, ऐसा नहीं कि ये। अब आप देखिए बैंक निफ्टी के अंदर जो माइनस आप 4% देख पा रहे हैं ना, इस सारी शॉर्ट कवरिंग है। और कल का वॉल्यूम आपको पता है कि कम था, मैंने आप सुबह भी आपको नोटिस कराया था कि कल जब शॉर्टिंग हुई थी तो हल्के हाथ से हो रही थी, लेकिन आज कवरिंग हो रही है तो बहुत स्ट्रॉन्ग हाथ से हो रही है। अब आप देखोगे आपके निफ्टी के अंदर कवरिंग उतनी फास्ट नहीं है, आप उसका ओपन इंटरेस्ट चेक करो तो उसको थोड़ा और समय लगेगा। 19,200 रेजिस्टेंस के तौर पर सामने खड़ा है, एक बार उसको हम चेक करेंगे। ये आप देख पा रहे होगे इसके अंदर एक सौदे हैं। खैर एनी हाउ, एक स्टेक मेरे को और पता करना है, मैं जल्दी से वो पता कर लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बैंक में से ही पता करता हूँ, इंडसन बैंक, एक बार जरा आपकी रिकमेंडेशन मितेश। इंडसन बैंक सर, इंडसन बैंक पे अजय जी ने अभी क्वेश्चन पूछा था, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक जो हमारा रुझान है वो दिया था कि 1480 के ऊपर ही एक ट्रेंड डिसाइडर लेवल है, और 1480 के ऊपर अगर वीकली बेस के ऊपर क्लोज आता है तो उसके बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग रफ्तार ये शेयर की होगी, तब तक स्लोली एंड ग्रेजुअली शेयर चलेगा। तो वी आर लुकिंग फॉर 1480। अगर आवरली चार्ट में भी वो 1480 क्रॉस होता है तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी 1420 के स्टॉप लॉस के साथ। उसके बाद का जो टारगेट आता है 1480 के पार का, वो आता है 1550। आरईसी के पास से इस बार हुआ क्या है मुझे याद नहीं आ रहा है। 7% आरईसी लास्ट कब चला था? निम्बी आप जरा एक बार चेक करेंगे कि ये 7% का इसके अंदर इंट्राडे उछाल कब आया था। तब तक मैं इसके चार्ट को लेके आता हूँ। डायरेक्टर साहब, थोड़ा लंबा अवधि का चार्ट दिखाइए। आरईसी में हुआ क्या? आरईसी में 300 रुपये तक का मूव आया था, उसके बाद एक करेक्टिव फेज आया और उसके बाद वापस मूव आया। ये देखिए, ये करेक्शन जो आया उसमें आपको भरपूर मौका मिला था, नीचे गया आरईसी का स्टॉक और रिकवर कर रहा है। ये जो लेवल क्रॉस कर रहा है इसका 52 वीक हाई लेवल है। जब ये क्रॉस होता है तो अक्सर आगे काफ़ी बड़ा मूव आ सकता है। लेकिन मितेश, एक बार आरईसी के मूवमेंट को देखिए जरा। सर, आज सुबह में ही जब 4% ऊपर था तभी हमने बाय कॉल दी थी आरईसी और पीएफसी दोनों पे, और आपने बहुत ही ब्यूटीफुली नैरेट किया कि 300 के लेवल से
बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेक्शन आया था। अगर आप कल की ये इंट्राडे की पैटर्न देखो REC PFC, तो वो क्लियरली इंडिकेट करती है कि बहुत ही जोरदार तेजी स्टॉक में अभी भी बरकरार रहेगी, क्योंकि कल के सत्र में दोनों स्टॉक जो है वो 3.5 से 4% गिरे थे इंट्राडे में, लेकिन क्लोजिंग आवर्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकवरी हुई थी। बेस्ड ऑन दैट ही हमने आज सुबह में कॉल दी थी, और हम यही मान रहे हैं जो अभी मैंने डिम्पी जी को भी बताया था कि बहुत ही जल्द हम 320-330 के टारगेट का चर्चा करेंगे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड आई है, और PSU बास्केट में अगर री रेटिंग कोई स्टॉक्स की हुई है तो वो REC PFC है। ये सिर्फ शुरुआत है, अगले एक वीक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग इसमें दिखेगी। सर ये देखिए कमेंट्री इसकी ऑलरेडी हम चैनल पर चला रहे हैं, 7.5% का मूव आ गया है। NIM इम्प्रूवमेंट की बात की है, कारोबार में बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट की बात है, मोटी बात ये है। और जल्द ही हम एक एक्सक्लूसिव आपके लिए इंटरैक्शन लाएंगे, REC का मैनेजमेंट भी साथ में जुड़ेगा, तो मालूम चलेगा कि इतना बड़ा एक्शन क्यों हो रहा है। डिम्पी ने ऑलरेडी वो डेटा देख लिया है 7 सितंबर को, राइट डिम्पी? नहीं, 8 सितंबर को अजय, 8 सितंबर को 10% चला और 27 सितंबर को 6% चला हुआ है। गजब। ये सब तरह मूव जो है कहीं ना कहीं री रेटिंग टाइप के मूव्स हैं। ये कोई छोटा मोटा मिड कैप नहीं जो 10% चल गया, ह्यूज कंपनी है, बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी है, और इस तरह का मूव आ रहा है। बहुत ही मज़ा आ गया देख के। कहीं ना कहीं इंडियन PSUs की बड़ी री रेटिंग हो रही है। देखिए सेल ऑन न्यूज़ LIC हाउसिंग फाइनेंस में हो रहा है। देखिए कई बार क्या होता है कि इमीडिएट आपको मूव नहीं मिलेगा। आज हमने देखा है जब से सुबह ये आपके भसीन साहब बता के गए, बैंक ऑफ बड़ौदा में फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड हो रही हैं रिजल्ट्स के पहले। जय पटेल, क्या भाव बन सकता है अगर हम प्योरली चार्ट्स की बात करें? 200 रुपये क्रॉस हो रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा में इस समय। जस्ट सो बैंक ऑफ बड़ौदा का हम थोड़ा हिस्ट्री देखें तो अराउंड जब 200 रुपए के अराउंड होता है तो थोड़ा वो नर्वस 200 वाला फीलिंग आ जाता है। सो वो एक बार ब्रेक करने दीजिए सर। 202 203 के बाद ये स्टॉक को बाय करने की सलाह मैं दूंगा, क्योंकि वहां बहुत एक प्रॉब्लम आ जाता है स्टॉक को अपसाइड दिखाने में। अभी कंजेशन भी काफी स्ट्रॉन्ग है, 50 डे 21 डे 34 डे सब मूविंग एवरेजेस का अराउंड 200-202 के बीच में कंजेशन चल रहा है। सो वो एक बार ब्रेकआउट देने दीजिए, उसके बाद हम फ्रेश बाय कर सकते हैं ये स्टॉक को 216 के टारगेट के लिए। सो 2-3 रुपए जाने दीजिए, फिर 14 रुपए की मूव के लिए ये स्टॉक को डेफिनेटली अपसाइड के लिए बाय कर सकते हैं। रिकमेंडेशन मिल गया, आप गौर से सुनिएगा। हम यहाँ पे अच्छे अच्छे शेयर, बेहतरीन शेयर्स आपके सामने रख रहे हैं, ज़्यादा नहीं बल्कि क्वालिटी शेयर्स, ताकि आपको इनसाइट भी मिल सके। जैसे अजय आपको इनसाइट अभी दे रहे हैं, और हमने बकायदा टिकर पे भी चलाया है कि हम आपके सामने REC के रिगार्डिंग एक खबर भी लेके आएंगे। लेकिन ठीक उससे पहले एक ऑप्शंस का ट्रेड और आपके सामने रखते हैं, उसको कहते हैं हम ऑप्शंस का चैंपियन। ऑप्शन का चैंपियन हम अक्षय भागवत पर जाए, उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि कल REC के रिजल्ट्स आए हैं शाम को। डिम्पी आप इमेजिन करेंगे, अभी मैंने एक बारीकी देखी वहाँ पे, ये एक लेंडिंग कंपनी है, इन्होंने कल अपने रिजल्ट में नेगेटिव क्रेडिट कॉस्ट पोस्ट की है। एक लेंडर जिसको कॉस्ट नहीं हो रही है, इस वजह से ये 10% टाइप का बड़ा री रेटिंग मूव आपको इसमें दिख रहा है। तो मतलब इंडियन PSUs का जो री रेटिंग देख रहे हैं आप, बहुत ही अविश्वसनीय है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अक्षय भागवत हमारे साथ आ चुके हैं और वो हमें बताएंगे ऑप्शंस में क्या कमाल हो सकता है। बताइए भागवत साहब। गुड मॉर्निंग। तो ऑप्शंस के चैंपियन में जो स्टॉक चुना है वो स्टॉक है IT क्षेत्र से विप्रो का करीबन करंट मार्केट प्राइस है कैश में 385 के आसपास चल रहा है। टेक्निकल्स और डेरिवेटिव सेटअप देख के हमें लग रहा है कि नवंबर सीरीज में 400 प्लस के लेवल जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। तो रणनीति रहेगी प्लेन वेनिला कॉल बाय करने की, स्ट्राइक रहेगी 390 की नवंबर सीरीज की, करीबन 6 रुपए के आसपास ट्रेड हो रही है वो प्रीमियम में। तो इसका टारगेट, फर्स्ट टारगेट बना के चले 11, सेकेंड टारगेट 15, स्टॉप लॉस ट्रेड पे बनेगा 2 रुपीज ऑन द प्रीमियम। लॉट साइज विप्रो का है 1500, तो एब्सोल्यूट टारगेट और रिस्क अगर मैं ट्रेड में देखूं तो करीबन 11500 का प्रॉफिट पोटेंशियल बनेगा, और ये ट्रेड में रिस्क आपको बन सकता है करीबन 6000 रुपए तक। ठीक है, ये अपनी ऑप्शन ऑफ स्ट्रैटेजी बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और IGL के मैनेजमेंट के साथ बातचीत करते हैं। हमने देखा है कि गैस कंपनीज ने भी बहुत अच्छा रिजल्ट, एक तो मोमेंटम बना हुआ है,
मार्केट ने भी MGL IGL दोनों में बहुत इंटरेस्ट है, आए दिन आपको दिखाई देंगे अच्छे मूव्स आते हुए। हमारे साथ आज IGL के रिजल्ट्स पर बात करने के लिए कमल किशोर चतवाल जुड़ रहे हैं, IGL के डायरेक्टर हैं। चतवाल साहब गुड मॉर्निंग। हमने देखा है आपके वॉल्यूम्स करीब करीब 8.5 MSMD के आसपास रहे हैं, जबकि आपकी गाइडेंस 9 के आसपास थी, थोड़ा सा सॉफ्ट अपनी गाइडेंस से। ये मिस कैसे रहा और क्या आपको लगता है आगे आने वाले साल में, मतलब जो 2 क्वार्टर बचे हैं, उसमें वॉल्यूम्स इंप्रूव हो जाएंगे? एक्चुअली Q1 Q2 में कुछ इवेंट्स हो गए थे जो हमारे कंट्रोल में नहीं थे, जैसे Q2 में G20 और फ्लड्स का थोड़ा इम्पैक्ट आया था। सिमिलरली Q1 में कुछ विंटर थोड़ा एक्सटेंडेड हो गई थी, बट हम कॉन्फिडेंट हैं कि जो वी विल एग्जिट द ईयर, जो हम ईयर एंड तक 9 मिलियन के आसपास पहुंच जाएंगे। चटवाल जी नमस्कार सर। तो ये आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या जो मौजूदा तिमाही चल रही है, क्या उसमें वॉल्यूम में आप पिकअप देख रहे हैं? हाँ, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने IGL ने सबसे ज्यादा सेल 51.92 51.92 लाख किलो CNG सेल किया था 27 अक्टूबर को। तो ये Q2 के बाद है, बट पिकअप हम देख रहे हैं। तो उसके मुकाबले जो हमारी औसत होती थी 44-45 लाख के आसपास होती थी, तो ये हमने एक देखा है कि सेल काफी ज्यादा है, प्लस जो पैसेंजर व्हीकल का कन्वर्जन है, जो आम जनता यूज करती है पैसेंजर व्हीकल, उसका कन्वर्जन भी हमने देखा कि काफी ज्यादा हो रहे हैं। तो 15 से 17 की रेंज में रहते हैं, कभी किसी महीने 15 हो जाते हैं, कभी 17 के आसपास हो जाते हैं। तो ये एक रेंज देख रहे हैं कि उसको अगर आप एनुअल बेसिस पे करें तो 2 लाख के करीब गाड़ियां ऐड हो रही हैं हर साल। तो ये 2 सेगमेंट हम देख रहे हैं, तो इससे हम कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाले समय में 9 मिलियन से हम इस साल को एग्जिट करेंगे। ओके, ठीक है सर। एक चीज़ और पता करनी थी कि आपका जो पहली छमाही जिसको हम फर्स्ट हाफ कहते हैं, उसके अंदर आपके मार्जिन्स करीब 8.5 रुपये के आसपास रहे, और जो टिपिकली आप गाइडेंस देते हैं 7 से 8 रुपये के, उससे ज़्यादा ही थे। अब आपका सेकंड हाफ वो कैसे रहेगा, उसको आप गाइडेंस के तौर पर क्या देना चाहेंगे? नहीं, गाइडेंस तो हमारी अभी भी 8 के आसपास हम मेंटेन करेंगे, अबाव 8 यही गाइडेंस रहेगी। और कुछ एक GS जहां पे हम उसको और अट्रैक्टिव बनाना है, तो वहां पे हम प्राइस कट करेंगे। जैसे दिल्ली में आप देखें तो ऑलरेडी बहुत डिफरेंस है पेट्रोल डीजल से CNG में, तो वहां पे जो सबसे बड़ा मार्केट है वहां हम देख पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्राइस कट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कन्वर्जन्स भी ज्यादा हो रहे हैं। पर दूसरे GA में जरूर जहां पे थोड़े रेट हम कर सकते हैं मॉडरेट, वो हम करेंगे। और गाइडेंस की जहां तक बात है, तो जो हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव साइड में ही 7 to 8 का हम गाइडेंस देते हैं, तो 8 पे हम जरूर कॉन्फिडेंट हैं कि 8 के ऊपर ही हम इसको रखेंगे। सर एक और चीज़ है जिसके बारे में ना सभी लोग जानना चाहते हैं, और हाल फिलहाल ऐसी खबरें भी आई थी, थोड़ा सा अगर हम शेयरधारकों के संदर्भ में बात करें तो थोड़ा सा निराश वो हुए थे। सरकार का जो जोर है वो EV के अडॉप्शन पर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, और कम से कम दिल्ली को लेकर खबरें आई कि वहाँ पर 2030 तक जो कैब्स हैं वो सारी की सारी EV वाली हो जाएंगी। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके वॉल्यूम का कितना हिस्सा हम कह सकते हैं कि रिस्क पर है, या फिर उसको लेकर चिंता होनी चाहिए? देखिए, उस पॉलिसी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो पॉलिसी है वो नई गाड़ी के लिए इमीडिएट आती है, कि जो लाइसेंस लेने के बाद उनके जो विद इन 6 मंथ 6 महीने के अंदर अंदर वो 5% गाड़ियां, जो नई गाड़ियां हैं, वो EV में कन्वर्ट होंगी, न्यू एडिशंस। और जो नंबर 3 साल में 50% और 5 साल में 100% होगा नई गाड़ी का एडिशन। तो जो पुरानी गाड़ियां चल रही हैं उनकी तारीख 2030 तक है। इसके साथ साथ उसमें थोड़ी क्लैरिफिकेशन की भी जरूरत होगी कि जो गाड़ियां ऑलरेडी चल रही हैं, जिनको कि सरकार से ही परमिशन मिली हुई है कि 15 साल तक वो गाड़ियां सड़क पे चल सकती है, तो उनका 2030 के बाद क्या ट्रीटमेंट होगा, तो उसमें एक थोड़ी क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। जहां तक इम्पैक्ट की बात करें तो अभी इमीडिएटली हम 3 से 4% का इम्पैक्ट देख पा रहे हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया चतवाल साहब आज हमसे बात करने के लिए। आगे आने वाले क्वार्टर्स में ये जो थोड़ी सॉफ्टनेस हमने वॉल्यूम ग्रोथ में देखी, वो इंप्रूव होने की बात है। लेकिन आज का फोकस है पावर स्टॉक, पावर लेंडिंग कंपनी REC। बहुत ही शानदार रिजल्ट्स, और हमारे साथ
करीब 8% का मूव भी दिखाई दे रहा है। हमारे साथ इस समय विवेक कुमार देवगन जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा के साथ खास बातचीत करते हुए, और ऐसी खास बातें जो रिजल्ट में क्या थी। एक मैंने आपको बताई जिसकी वजह से 8% का मूव आया है, क्रेडिट कॉस्ट उनकी नेगेटिव हो गई है इस बार, और भी बहुत सारी उन्होंने आउटलुक दिया है आगे आने वाले क्वार्टर्स में कैसे कारोबार और ज़्यादा इंप्रूव होने वाला है। आइए आपको वो खास बातचीत सुनवा देते हैं। 20% से ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट में ग्रोथ के साथ इस बार आरईसी ने बेस्ट एवर क्वार्टरली नंबर्स पेश किए हैं, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीएमडी हैं विवेक कुमार देवगन जी। देवगन जी, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों के लिए ये बताइए कि जो आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पर बेस्ट एवर परफॉर्मेंस रहा है वो किस बिना पे रहा है, क्या मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स से? जी, मैं सबसे पहले हार्दिक बधाई देना चाहूँगा हमारे शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर को, कि इन्होंने हम पे अपना फेथ रखा है, और उन सब के फेथ पे और हमारे जो क्लियर कट बिजनेस स्ट्रेटजी के बदौलत और इस क्लियर कट मैनेजमेंट पॉलिसी के तहत हमने इस साल का हाईएस्ट एवर प्रॉफिट जो 38% ग्रोथ हुआ है 3,773 करोड़ इन Q2 अचीव किया है। और हमारा आरईसी का प्रयास है कि हम लोग गुड एसेट क्वालिटी मेंटेन करें, और हमारा एनपीए लास्ट 7 क्वार्टर में अभी तक कोई भी नया एनपीए ऐड नहीं हुआ है। हमारा प्रयत्न यह है कि हम अच्छी एसेट क्वालिटी, अच्छे कंपनी जिसकी क्रेडिट रेटिंग है उन्हें ही लोन दें, और फर्दर कोई नया एनपीए ना जुड़े हमारे लोन बुक में। और साथ ही साथ जो हमारे स्टेज एसेट हैं उसको भी हम रिजॉल्व करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और अगले 2 वर्षों में लगभग 2025 तक हम लोग नेट जीरो एनपीए कंपनी बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। अक्सर बिजनेस में बोलते हैं कि जब भी आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन आप तो FY25 तक नेट जीरो एनपीए करना चाहते हैं। हम यहाँ पे ये समझना चाहते हैं कि उस जो स्ट्रैटेजी है आपकी, और जो 7 क्वार्टर से आपके एनपीए नहीं हुए हैं, वहां पर आप किस तरीके से इसको कार्यान्वित कर रहे हैं? मतलब कि अगर हम इस साल के एंड की बात करें तो वहां पर हम कहां तक पहुंचाएंगे? देखिए, अभी आज वर्तमान में आरईसी के लोन बुक में लगभग 19 असेट हैं जो स्ट्रेस्ड हैं। उसमें से 19 में से 9 असेट हम रिजोल्यूशन की कगार पे हैं, और हमारा पूरा मानना है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक हम लोग 9 असेट का रिजोल्यूशन कर लेंगे, और बचे 10 असेट उसमें भी काफी प्रगति आ गई है, वो भी हम अगले साल तक उसको रिजोल्व कर लेंगे। तो इस साल जो एनपीए है वो लगभग आधा और हो जाएगा अगर हम माने तो? जी, आराम से इतना एजम्पशन ठीक है? लगभग हमारा जो अभी ग्रॉस एनपीए लगभग 14,000 करोड़ है, जो घट के हमारा 7 से 8,000 करोड़ इस साल हो जाना चाहिए। एक और सवाल है, जो आपने ग्रीन बॉन्ड्स का अनाउंसमेंट्स किया था वो क्या फ्लोर पे ऑलरेडी आ गया है? इस तरीके का कोई और फंड रेज प्लान है, और आपने कॉस्ट ऑफ फंड्स पे कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, हमने इस साल अप्रैल के माह में लगभग $750 मिलियन का यूएसए डॉलर का ग्रीन बॉन्ड अवेल किया है, जो कि हमने गिफ्ट सिटी में लिस्टिंग भी की है। गोइंग फॉरवर्ड हमारा प्रयत्न है कि हम लोग नवंबर के द्वितीय पाक्षिक में लगभग 300 से 500 मिलियन डॉलर का ग्लोबल ईएन बॉन्ड लाएं। इसके लिए जो हमने नॉन डील रोड शो किया था उससे हमें इन्वेस्टर काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, और मेरा पूरा विश्वास है कि हम लोग ग्लोबल ईएन बॉन्ड रेज कर लेंगे, क्योंकि इसका कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग बड़ी कम होगी। अन्य यूएस डॉलर आज की तारीख में काफी महंगा हो गया। यूएस डॉलर टर्म में यदि हम बॉन्ड रेज करते हैं तो गिफ्ट सिटी के माध्यम से हम ग्लोबल ईएन बॉन्ड रेज करेंगे, और उसकी लागत हमारी 6.5 से 6% से कम होना की हमें उम्मीद है। मेरा आखिरी सवाल आपका जो रहेगा, जो आपकी स्ट्रैटेजी है 2030 तक 30% ग्रीन प्रोजेक्ट्स को लेंडिंग करनी है, वहां पर बिजनेस सेंस कितना है? वहां पर अभी तक कितनी प्रोग्रेस हुई है? जी, वर्तमान में हमारा जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स का पोर्टफोलियो है वो लगभग 30,000 करोड़ है। हमारा प्रयत्न है कि हम अगले 7 सालों में अपना ग्रीन प्रोजेक्ट्स का पोर्टफोलियो जो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र से आएगा उसे बढ़ाकर 10 गुना करके 3 लाख करोड़ कर लेंगे। इसमें हम सोलर विंड के साथ साथ हाइब्रिड सॉल्यूशन भी देख रहे हैं, स्टोरेज सॉल्यूशन भी देख रहे हैं, चाहे वो पंप स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट हो या फिर बैटरी एनर्जी स्टोरेज हो। इसके साथ ही साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी का इवैक्यूएशन करने के लिए जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन है उसको भी हम फाइनेंस करेंगे। तो और
इस वित्तीय वर्ष में, वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब H1 में हमने लगभग 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट ऑलरेडी सैंक्शन कर दिए हैं और रिमेनिंग हाफ में लगभग 75,000 करोड़ सैंक्शन है। तो इस वर्ष के में हमारा मानना है कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में लगभग 1,25,000 करोड़ का सैंक्शन कर पाएंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या शानदार कमेंट्री आरईसी के मैनेजमेंट से निकल के आई है जो हमारे सहयोगी कर रहे थे। 7-8% का मूव आया है। ऐसा नहीं है कि पहली बार 7-8% का मूव, 10% का मूव हमने आरईसी में देखा है, लेकिन खास तौर पे जो बात ध्यान देने वाली वो ये है, और जैसे मैं बताऊंगा आपको ट्रिगर कर जाएगी कि पीएसयू एज अ बास्केट में हम कितना भी बातचीत कर सकते हैं कि साहब फला का वैल्यूएशन महंगा है, फला बहुत ज़्यादा चल गया है, लेकिन पहले पीएसयू बैंक में शुरुआत हुई, फिर पावर सेक्टर पीएसयूज में देखा, आरईसी ने बेस्ट एवर क्वार्टर नंबर दिया है, क्रेडिट कॉस्ट उनकी जोर से घटी है, नेट डेट फ्री होने की बात कही है और एफिशिएंसीज अक्रॉस सेक्टर पीएसयूज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपने नंबर्स में। इसीलिए बाजार में इस तरह के बड़े रिएक्शन भी आपको कई पीएसयू स्टॉक्स में दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो आपको बात माननी पड़ेगी। लेकिन आगे चलते हैं, हमारे साथ अभय अग्रवाल जुड़ चुके हैं मार्केट महारथी सेगमेंट